इस आधार पे हम लोगों ने डिवाइड किया था। सीधे जाते जाओ भाई, रुको मत। पहला है आपका एक्सियल डायरेक्शन, बताया था कल आपको एक्सियल लोड। और दूसरा क्या बताया था मैंने आपको? ट्रांसवर्स लोड। फिर दूसरा मैंने बताया था बेस्ड ऑन एक्सटेंट ऑफ लोडिंग। पीडीएफ में देख पा रहे हैं आप लोग? जिनके पास पीडीएफ हो पीडीएफ देखें। हाँ, परख में देखिएगा, मिला कि नहीं? पहला आपके पास होगा एक्सटेंट ऑफ लोडिंग में, पहला आपके पास होगा, ठीक है, पॉइंट लोड, या इसी को आप क्या कहते थे? कंसंट्रेटेड लोड, जो एक ही जगह पे लगता हुआ दिखे या कम एरिया में काम करता हुआ दिखे। और दूसरा आपको मैंने क्या बताया था? डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इतना मैंने आपको बताया था ना। आखिरी के लास्ट हाफ एन आवर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। लोड क्या था? तो मैंने कहा था एक्सटर्नल फोर्स या अप्लाइड मोमेंट विच इज एक्सपीरियंस बाय बॉडी, ठीक है। एक्सटर्नल लोड वह बाह्य बल या कोई लगाया हुआ मोमेंट जो क्या होता है, बॉडी के द्वारा अनुभव किया जाता है, सहन किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? लोड कहते हैं। फिर बच्चा पूछा भी था कि लोड और फोर्स में क्या डिफरेंस है। हमने वो भी बात किया था कि फोर्स एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है, लेकिन लोड हमेशा एक्सटर्नल फोर्स को क्या कहते हैं? लोड कहते हैं। तो कल वाली क्लास में डिस्कस हुआ था। तो जिनका किसी का छूटा हुआ है कल वाली क्लास, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लेंगे तो भिजवा दिया जाएगा। जो आपका एप्लीकेशन है उसमें शुरू की 2-3 क्लासेस ओपन करा दी जाएंगी एज अ डेमो, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगला हमारे पास होगा नंबर 3, हमारे पास होगा बेस्ड ऑन डायमेंशन ऑफ लोडिंग। बेस्ड ऑन डायमेंशन, डायमेंशन के आधार पर अगर आप लोड को क्लासिफाई करें, डायमेंशन समझते हैं आप? 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल का मतलब हो गया 1D, 2 डायमेंशनल मतलब 2D, 3 डायमेंशनल मतलब 3D। तो पहला आपके पास मान लीजिए फर्स्ट वन इज 3D लोड। 3D लोड को ही आप लोग क्या बोल सकते हैं? क्या बॉडी वेट, क्यों भाई, या वॉल्यूम लोड के नाम से भी बुला सकते हैं। एग्जाम्पल बताओ भाई, सोच के बताओ। 3D लोड का एग्जाम्पल क्या होगा? अरे बोलो भाई, आप क्या हो, 2D हो कि 3D? बताओ। कुछ लोग डाउट में, हम क्या हैं? कितने लोग कह रहे हो कि आप लोग, कितने लोग लगता है कि आप 2D हो कि 3D हो? 3D वाले हाथ खड़ा करें। अच्छा 3D वाले, बाकी लोग 2D में हैं अभी कुछ लोग, ठीक है। सिंपल सी बात है, सेल्फ वेट, सेल्फ वेट जो है, सेल्फ वेट W बराबर वॉल्यूम इनटू क्या, यूनिट वेट? बोलो भाई, वॉल्यूम इनटू, और जिसका वॉल्यूम कंसिडरेबल हो, मतलब जिसके पास अच्छा खासा मात्रा में वॉल्यूम हो, बताओ वॉल्यूम 2D होता है 3D? भाई 3D होता है ना। ये क्या है? यूनिट वेट, एकांक भार, जिसे आप भार घनत्व कहते हैं, वेट डेंसिटी कहते हैं। ये आपकी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। डेंसिटी हमेशा किसकी प्रॉपर्टी होती है?
मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। आपने उसमें अगर वॉल्यूम से भाग दे दिया तो क्या बन जाता है आपका सेल्फ वेट। और सेल्फ वेट किस प्रकार का लोड है, किस प्रकार का, तो आप बोलेंगे सर वो 3D लोड है। जाओ भाई, तुम लोग परमिशन कहे लेते हो, परमिशन मत लिया करो। देखो मेरी क्लास में डेमो क्लास चल रहा है, आज लास्ट डेमो क्लास है, तो डेमो क्लास वगैरह सब कुछ जान लो सारी चीजें, कि परमिशन उसमें मत लिया करो। फोन आए तो आराम से बाहर निकल जाओ, फोन से बात कराओ, ठीक है। कुछ लाए हो खाने पीने तो आराम से खाते पीते रहो, सब कुछ करो, बस एक ही चीज मत करो कि तुम्हारी वजह से बगल वाला डिस्टर्ब ना हो। समझ रहे हो कि अगर बगल वाला डिस्टर्ब होगा तो मैं डिस्टर्ब होऊंगा, फिर मैं डिस्टर्ब होऊंगा तो सब लोग डिस्टर्ब हो जाओगे। तो आराम से खाते पीते रहो, मनोरंजन जारी रहना चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि चलो, सेल्फ वेट हो गया। और बताओ कोई 3D वेट का एग्जांपल। आप सोचिए, सब बेसिक चीजें हैं। बॉयंट फोर्स, बॉयंट फोर्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, उत्प्लावन बल। वो भी क्या करता है, जितना आपका वेट होता है, जितना आपका बायंट फोर्स लगता है, वो क्या करता है, वेट ऑफ फ्लूइड को डिस्प्लेस करता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा है? आर्किमिडीज का सिद्धांत कोई मुझे बताएगा क्लास में? आर्किमिडीज का सिद्धांत कोई मुझे बताएगा? देखो तीन चार लोग हैं। आर्किमिडीज कब कब मिले थे तुमको पहली बार, किस क्लास में? नाइन्थ में? नाइन्थ में या टेंथ में? चलो बताओ, कोई बता रहा था, हाँ बताओ जी आप। हम्म। कौन सा फोर्स, कौन सा वेट, जो फ्लूइड डिस्प्लेस किया गया है, वो कौन सा बॉडी के द्वारा जो डिस्प्लेस किया जाता है वो सबमर्ज बॉडी होती है। और किस फोर्स के द्वारा, तो आप कहेंगे उसे उत्प्लावन बल, बायंट फोर्स। आप लोग जब पढ़ेंगे, चैप्टर आता है बायोंसी, एफएम में आपका एक चैप्टर आता है बायोंसी, आपको पढ़ाया जाएगा, तो बिल्कुल उसका आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे ही काम होता है, बैठ जाइए। तो बायंट फोर्स, अगर आप बात करें यहां पर, बायंट फोर्स, बायंट फोर्स बराबर क्या होता है, बराबर डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, क्यों ना, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम इनटू उसकी वेट डेंसिटी। अरे पढ़ा होगा आर्किमिडीज का, देखो। तो वहां पर भी किसकी बात आ गई, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम की थी। ये भी आपका किसका एग्जांपल हो गया, 3D बॉडी वेट या वॉल्यूम लोड या 3D का, ठीक है। दूसरा आ जाओ, दूसरा एग्जांपल में आ जाओ भाई, 2D का एग्जांपल बताओ, 2D फोर्स का एग्जांपल बताओ। ऐसा कोई फोर्स बताओ जो 2 डायमेंशनल में एग्जिस्ट होता हो। ऑनलाइन वाले भी बताएं भाई, ऑफलाइन वाले बताएं। 2D फोर्स का एग्जांपल, अरे कम से कम नकल ही कर लो, कम से कम नकल ही कर लो, नोट्स में लिखा है तो। शियर फोर्स, कल मैंने आपको शियर का एक सिस्टम दिखाया था छोटा सा, जिस पर मैंने एक फ्लूइड से भरा हुआ कंटेनर था, मैंने उस पर एक प्लेट रखा था, और प्लेट से उसको क्या कर रहा था, मैं खींच रहा था। तो उसमें जब मैंने बाउंड्री दिखाई थी तो उसमें क्या देख रहे थे आप, कि फ्लूइड जो मॉलिक्यूल्स है फ्लूइड के, वो डिस्प्लेस हो रहे हैं। जरा उस फोर्स को, उस प्लेट को इमेजिन करो, क्या वो किसी एरिया पर लग रहा है? अरे बोलो भाई, भाई सरफेस एरिया ही तो हुआ ना, और सरफेस एरिया पर क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। सरफेस एरिया पर एक फोर्स लग रहा है। तो जो मैंने कल एग्जांपल आपको दिखाया था फ्लूइड का, तो एग्जांपल में आप किसको ले सकते हैं, शियर फोर्स। 2D का मतलब, 2 डायमेंशन मतलब जिसमें सिर्फ 2 ही डायमेंशन हो। क्या सरफेस लोड बोल सकते हैं इसको आप?
इसको हम लोग सरफेस लोड बोल सकते हैं। अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, तीसरा 1D। 1D लोड के एग्जाम्पल बताओ। 1D लोड का एग्जाम्पल बताओ भाई। 1D लोड किसे कहते हैं? एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं वन डायमेंशनल लोड, जैसे लाइन लोड। लाइन लोड जैसे एग्जाम्पल में रेलवे लाइन। अब रेलवे लाइन आपको पता है सर कई किलोमीटर में है। अगर आप रेलवे लाइन को इमेजिन करिए तो कुछ इस तरीके से आपको ये दिखने को मिलता है, इस तरीके से। ठीक है, फ्लैट फुटेड रेल। ठीक है, डबल हेडेड, आप लोगों ने नाम सुना होगा, रेलवे में आएगा सब। अगर इसको आप इमेजिन करिए, इसकी लंबाई को, क्यों, रेल को देखिए, पटरी को, ट्रेन की पटरी को, तो उसका ये क्रॉस सेक्शन है और ये क्या है, उसकी लंबाई है। आप मुझे बताओ, क्रॉस सेक्शन में एक डायमेंशन ये है, मान लो विड्थ है, एक डायमेंशन ये क्या है, एच है, एक डायमेंशन ये क्या है सर, एल है। क्या एल जो है वो चाहे बी के तुलना में और चाहे एच के तुलना में बहुत ज्यादा है? बहुत ही ज्यादा है सर। एल की यानी रेल की लंबाई बहुत ज्यादा है, तो अगर आप इसमें वॉल्यूम बराबर निकालोगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे गहराई, तो क्या चौड़ाई और गहराई के वैल्यू का असर कुछ पड़ेगा यहां पर? क्योंकि बी और एच ऑलरेडी क्या है सर, बहुत ही कम है। यानी जो वॉल्यूम का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो एक्चुअल में किसके बराबर आ रहा होगा? वो लंबाई के जो मैग्नीट्यूड होगा उसी के बराबर ही आ रहा होगा। क्योंकि इसकी जो क्रॉस सेक्शन है ये सेंटीमीटर में है सर। रेलवे की कभी आप देखो पटरी को टॉप से देखो, चौड़ाई कितनी, इतनी छोटी सी है, तो सेंटीमीटर में चौड़ाई है, सेंटीमीटर में गहराई है, और लंबाई किसमें है, किलोमीटर्स में है। लंबाई किसमें, किलोमीटर्स में है। तो लंबाई चौड़ाई और गहराई की तुलना में बहुत ही ज्यादा इफेक्ट डालेगा। तो यानी सिर्फ प्रभाव किसका है, लेंथ का, यानी वन डायमेंशन का। ठीक है, तो किसका एग्जाम्पल हो गया, लाइन लोड, रेलवे लाइन। और कोई एग्जाम्पल सोच सकते हैं आप? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन यूनिट बोलिए, क्या बोलते हैं यूनिट? मीटर सेकेंड, न्यूटन पर मीटर। प्रति एकांक लंबाई में लगने वाले फोर्स को हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। अगर कभी सरफेस टेंशन का फॉर्मूला पढ़ा हो, सरफेस टेंशन बराबर फोर्स पर यूनिट लेंथ। एकांक लंबाई में लगने वाले फोर्स को क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। सरफेस टेंशन के बारे में मुझे कोई बताएगा? इस फोर्स का कोई बेस्ट एग्जांपल बताओ मुझे, जो आप लोग जानते हो और रेगुलर लाइफ में देखते हो। बारिश की बूंद, क्या? देखो मैंने आपसे कहा था हाथ खड़ा करिए। देखो अभी क्या है ना कि कितने बढ़िया ये लोग जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया ऑनलाइन वाले। देखिए एक चीज आप समझिए, थोड़ा सा जो माहौल है ना उसको हेल्दी बनाइए। देखो इस क्लास में दो ही लोग हैं, एक मैं, एक पूरा मिलकर आप। जब मैं प्रश्न पूछूं तो आप हाथ खड़ा करिए, काफी हाथ खड़ा करिए। ऐसा नहीं कि जो मैंने चीजें मैं पूछ रहा हूं आप पहली बार देख रहे हैं। क्या ये आप पहली बार देखे थे क्या? ये पहली बार नहीं देखे थे आप। शियर फोर्स आप पहली बार नहीं देख रहे हैं, आपने बहुत बार देखा है, बहुत बार सुना है, हजारों बार देखा है, हजारों बार सुना है। जबकि तुमने जब से डिप्लोमा किया तब सुनते आ रहे हो।
बस उसको तुम अप्लाई नहीं कर रहे हो, एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो वो आपको मुझे नहीं समझ में आ रहा है। देखो, अगर नहीं समझोगे, नहीं पार्टिसिपेट करोगे, जैसे हो वैसे रह जाओगे। इसलिए तुम देखो, अब इससे ज्यादा बेसिक नहीं हो सकता। आपको मैंने पहले लोड बताया और इसी पे खत्म नहीं किया। लोड का मैं क्लासिफिकेशन बताता धीरे धीरे आपको। अब ऐसी चीज जो आप जान रहे हैं लेकिन आप उसको बता नहीं पा रहे हैं। सरफेस टेंशन मतलब बता नहीं पाने का सेंस, बताने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसका सबसे जो डिफिनीशन है कि सरफेस टेंशन किसी फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी है जो फ्लूइड के सरफेस को या सरफेस एरिया को मिनिमाइज करता है, कम कर देता है। जब फ्लूइड की जो जो ड्रॉप है, जो आपका गिरता है आसमान से, वो एक्चुअल में कुछ इरेगुलर शेप में रहता है। सरफेस टेंशन क्या करता है, इन सारे जो इसके सरफेस हैं, इनको ये क्या करता है, इनके सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। तो यही जो शेप है वो आगे चलकर वो कुछ इस तरीके से बन जाता है। अब आप मुझे बताओ, किसका सरफेस एरिया ज्यादा, पहले वाले कि दूसरे वाले का? पहले वाले। पहले वाले का सरफेस एरिया क्या था, ज्यादा है। इसके सरफेस मतलब इसकी बाउंड्री को अगर वो छोटा कर दे, मतलब उसको खींच कर उसको क्या बनाना है, एक स्फेरिकल फॉर्म में बनाना है। अगर इस इरेगुलर शेप को वो स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट कर रहा है, बदल रहा है, इसका मतलब इसका सरफेस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और इस सरफेस को कम करने की, रिडक्शन इन सरफेस ऑफ दिस इरेगुलर शेप, इस इरेगुलर शेप के सरफेस को कम करने की ही जो फिनोमिना, जो प्रक्रिया, जो प्रॉपर्टी है, उसी को क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। ये सब एफएम का टॉपिक है, सब एफएम पढ़ाया जाएगा आपको। बस मैं जो नाम आ रहे हैं मैं उनको एक बार सोच रहा हूं कि आपसे हल्का सा क्या कर लिया जाए, एक बार डिस्कस कर लिया जाए। बाकी और कोई मतलब यहां पर अलग सा नहीं है। तो लोड मैंने कल बताया, कल से शुरुआत हम लोग किए बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ लोडिंग, डायरेक्शन के आधार पे। एक्सियल फोर्स याद होगा आपको, एक्सियल फोर्स इसेंट्रिक और कंसेंट्रिक दोनों हो सकते हैं। आपको फिर ट्रांसवर्स लोड बताया गया। ट्रांसवर्स लोड किस स्ट्रक्चरल एलिमेंट के लिए डिफाइन होता है, तो बीम के लिए बात किया था। बीम किसे कहते हैं, वह मेंबर जिस पर लोडिंग कैसी आ रही हो, स्पेशली ट्रांसवर्स लोडिंग, और उसे बीम कहते हैं। तो मैंने आपको पूछा था कि पानी में लकड़ी तैर रही, बताओ वो क्या है, तो वो भी एक बीम है। फिर मैंने एक ट्रस वाला एग्जांपल लिया था, आपको दिखाया था, तो आप लोगों ने कहा सर ट्रस है ये, बिना लोड लगाए डिफाइन नहीं कर सकते आप। लोड अगर ज्वाइंट पे लगेगा तो वो ट्रस था, अब मेंबर पे लगेगा तो बीम था। ठीक है, ये बात मैंने आप लोगों से यहां पर कर ली थी। तो पहला हमारे पास बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ लोडिंग, दूसरा बेस्ड ऑन एक्सटेंट ऑफ लोडिंग, तीसरा हमारे पास बेस्ड ऑन डायमेंशन। ये तीन बातें हम लोगों ने यहां से कर ली थी। अब चौथी बात, यहां तक एक बार सोच लीजिए, किसी कुछ पूछना है तो देख लीजिए, तब तक ऑनलाइन वालों का भी देख लेते हैं कुछ कमेंट वमेंट। 3 पॉइंट तक देख लीजिए। अब तो नोट सबके पास होगा, चाहे सॉफ्ट कॉपी चाहे हार्ड कॉपी। मुझे कल ही भिजवा देना चाहिए था। अगला हमारे पास होगा बेस्ड ऑन वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, नंबर 4 है। बेस्ड ऑन वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ लोड के मैग्नीट्यूड में परिवर्तन। पहला एग्जांपल आपके पास हो जाएगा स्टैटिक लोड। बताओ भाई, व्हाट इज द स्टैटिक लोड? डेड लोड। आप क्या हो, डेड लोड हो? ठीक है, ऑनलाइन वालों को कैसे मिलेगा नोट्स? कल वाली क्लास नहीं किए क्या भाई, डायरेक्ट आ गए इंजीनियर साहब?
इंजीनियर विकास सिंह नाम लिखा है इन्होंने, तो इंजीनियर साहब है ये। स्टैटिक लोड क्या है, कोई हाथ खड़ा करके बताए बस। डिप्लोमा तो किए हो ना, क्यों हैं? डर किस बात का है, बताएं कोई। हम्म ऐसा लोड जिसका मान मैग्नीट्यूड जिसका मैग्नीट्यूड टाइम और लोकेशन के साथ ना बदलता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिक लोड। मतलब ऐसा नहीं, जैसे मान लो स्ट्रक्चर है, आप इमेजिन करिए ये एक बिल्डिंग है, कुछ टाइम बाद आप देखेंगे ये बिल्डिंग यहीं रहेगी। क्यों? ऐसा तो है नहीं कि मजार चौराहे पे चली जाएगी है या आईआरटी पे चली जाएगी। तो क्या इसका लोकेशन बदला? इसका लोकेशन नहीं बदला। ठीक है, तो ना लोकेशन बदले, जिसे हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ अप्लीकेशन, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है पॉइंट ऑफ अप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ अप्लीकेशन का मतलब होता है कि लोड जहां लग रहा है, जैसे ये लोड मंफोर्डगंज में लग रहा है मान लो, तो ये लोड अभी भी मंफोर्डगंज में है, कुछ टाइम के बाद भी कल भी आओगे तो मंफोर्डगंज में ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये लोड जो है अपनी जगह क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। क्या इसके मैग्नीट्यूड में परिवर्तन हो जाएगा क्या? मैग्नीट्यूड में परिवर्तन नहीं होगा। तो एक शब्द आता है पॉइंट ऑफ अप्लीकेशन, एक शब्द आता है मैग्नीट्यूड, एक शब्द आता है टाइम ऑफ अप्लीकेशन। इन तीनों शब्द पहले अंतर आप समझ लो। मैग्नीट्यूड का मतलब कितनी क्वांटिटी में लग रहा है, पॉइंट ऑफ अप्लीकेशन मतलब कहां लग रहा है, टाइम ऑफ अप्लीकेशन मतलब कितनी देर तक लग रहा है। बोलो। अप्लीकेशन मतलब कार्य कर रहा है, टाइम मतलब कितनी देर तक। तो टाइम ऑफ एप्लीकेशन मतलब कितनी देर तक लोड लगेगा ये पूछा जा रहा है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब कहां लोड लग रहा है, पॉइंट मतलब लोकेशन। क्या ये तीनों शब्द में अंतर आपको क्लियर है भाई? क्यों? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, टाइम ऑफ एप्लीकेशन। जैसे ये लोड लग रहा है, कहां लग रहा है, तो कहेंगे सर मंफोर्डगंज में इस लोकेशन पे लग रहा है। क्या इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज हो रहा है? नहीं चेंज हो रहा। ये यहां अभी भी है, कल भी रहेगा, आगे आओगे आगे क्लास करते तब भी यही रहेगा। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी रुका हुआ है। तो जब मैग्नीट्यूड और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यानी लोकेशन लोड की ना बदले, तो ऐसे लोड क्या कहलाते हैं, स्टैटिक लोड। एग्जांपल में आप क्या लिख सकते हो, सेल्फ वेट ऑफ स्ट्रक्चर। अपने आप अपने लोग बताओ, तुम लोग क्या हो? तुम लोग क्या हो, क्या स्टैटिक हो? क्या तुम डेड लोड कैटेगरी में हो? नहीं, तुम लोग डेड लोड कैटेगरी में नहीं हो, तुम लोग लाइव लोड कैटेगरी में हो। जिंदा हो सर, डेड नहीं हो। तुम लोग अभी यहां हो, कुछ देर बाद अभी जहां एक ब्रेक हो चले जाओगे चाय समोसा करने, फिर जब 12 बजे क्लास बंद होगी चले जाओगे कमरे पर। मतलब तुम्हारा जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो लगातार क्या हो रहा है सर, बदल रहा है। हो सकता है मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, लेकिन आपका जो लोकेशन है वो लगातार चेंज हो रहा है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिक लोड कहते हैं। अगला हमारे पास आता है डायनेमिक लोड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये समझिएगा, ये थोड़ा सा अच्छा है, इसका आगे भी यूज मिलेगा। डायनेमिक लोड, डायनेमिक लोड के बारे में बात करिए। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं, विंड। इसका एग्जांपल बताऊं मैं, तो सीज्मिक फोर्स, सीज्मिक मतलब भूकंपीय बल। इसको थोड़ा सा फील करना भाई। मतलब तुम लोग यार नोट्स 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 कर रहे हो, यहां क्लास चली इसको ध्यान नहीं दोगे, सारा परेशानी नोट्स में है। नोट्स के लिए क्यों परेशान, नोट्स मतलब कुछ नहीं होता यार।
नोट्स वोट्स का मतलब कुछ नहीं होता है। आज से नहीं, तुमने कई सालों से नोट्स बनाया होगा, क्यों? लेकिन देख लो क्या स्थिति है, एक भी चीज आपके पास रुका नहीं है। तो नोट्स बनाने फोकस मत करो, जो नोट्स में है चीजें वो दिमाग में सेट रखो। चलो ध्यान देना इस बात को, बड़ा अच्छा टॉपिक है। एक नया टर्म यहां पर आने वाला है, इस टर्म का आगे यूज करेंगे कभी, जब मैं आपको फटीग पढ़ाऊंगा आगे चल के, तो इस टर्म का यूज होगा। ध्यान देना, भूकंप, थोड़ा सा भूकंप के बारे में समझिएगा। मैं कुछ कॉन्सेप्ट यहां सॉइल मैकेनिक्स के भी बताऊंगा, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल भी बताऊंगा भूकंप के। भूकंप जो है ये इंटेंसिटी ऑफ लोड और साथ में डिस्टेंस या टाइम जो भी लिखें, इनके साथ बदलता रहता है। कैसे? देखो, जब भूकंप आता है तो उसका जो प्रोपोगेशन होता है, जो उसका मोशन होता है, जो चलने के तरीके होते हैं भूकंप के, वो कुछ इस तरीके से होता है। ऐसे आगे अनवरत चला जाएगा। यानी कहने का सेंस क्या है, कहने का सेंस क्या है कि इसे मैं बोलता हूं सर क्रेस्ट। ऊपर वाले को क्या बोला जाता है? कभी अगर जिंदगी में साइन वेव पढ़ा होगा, साइन वेव, तरंग पढ़ा होगा, साउंड पोल्यूशन में साउंड पढ़ा होगा, नॉइज पोल्यूशन इसे बोलते हैं आप। इसे क्रेस्ट बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसे हम लोग ट्रफ बोलते हैं। ठीक है, अगर इसको तुम फील करो तो जब भूकंप आता है तो इस तरीके से उसका मोशन होता है, इस तरीके से भूकंप चलता है। अगर आप फील करें तो पहले एक बॉडी पर टेंशन आएगा, टेंसाइल फोर्स, और उसी बॉडी पर माइक्रो सेकेंड के अंदर कंप्रेशन आएगा। फिर तुरंत क्या आएगा? टेंशन, कंप्रेशन। भूकंप ऐसा नहीं है कि भूकंप बड़ी देर तक लगता है। भूकंप तुरंत आएगा और तुरंत क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, सब कुछ तहस नहस कर गायब हो जाएगा। सेकेंड्स का खेल होता है भाई। तो एक बार टेंशन, एक बार कंप्रेशन, यानी एक बार क्रेस्ट और एक बार ट्रफ, जब एक ट्रफ और एक क्रेस्ट कंप्लीट होते हैं तो हम कहते हैं एक साइकिल पूरी हुई। एक साइकिल में एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, यानी एक बार टेंशन, एक बार कंप्रेशन। अब आप एक एल्युमिनियम का वायर ले लो, बचपन बहुत खेला होगा एल्युमिनियम वायर के साथ। पतला सा एल्युमिनियम का वायर ले लो, ऐसे खेला है कि नहीं? जैसे उसने आपको ऐसे दबाया आपने एल्युमिनियम वायर को, तो ऊपर का सिरा देखना टेंशन में आ जाएगा, ऐसे टेंशन। फिर ऐसे करोगे तो ऊपर वही सिरा क्या हो जाएगा? क्या आपका टाइम गैप है? क्या टाइम का गैप बहुत ज्यादा है? क्या बहुत कम टाइम में उस एल्युमिनियम के वायर पर टेंशन कंप्रेशन, टेंशन कंप्रेशन, टेंशन कंप्रेशन, ये लगातार हो रहा है। एक बार टेंशन, एक बार कंप्रेशन, एक साइकिल पूरी, ऐसे आप लगातार करते हो। यानी एक टेंशन से दूसरे टेंशन, या एक टेंशन से अगले कंप्रेशन के बीच में जो गैप है, टाइम का गैप है, वो बहुत ही कम है। यही काम भी करता है कौन? भूकंप। अब आप सोचिए कि अगर ऐसे कंडीशन आएगा तो देखना, तुम लगातार करते रहना, कुछ ही सेकंड के अंदर आपके उस एल्युमिनियम के वायर पे क्रैक दिखने लगेगा। देखा है? उस एल्युमिनियम के वायर पर क्रैक दिखने लगेगा, और एक दो बार और हम जैसे करेंगे, वो क्या हो जाएगा? तुरंत टूट करके अलग हो जाएगा। ऐसे किसी बिल्डिंग पर, किसी स्ट्रक्चर पर बिल्कुल सेम कौन बिहेव कराता है? अर्थक्वेक, भूकंप, सीज्मिक फोर्स। तो ये आपके पास इंटेंसिटी एक ये हो गया।
तो एक तो ये है कि नंबर ऑफ साइकिल, जितनी बार ये साइकिल आएगी, जितनी बार ये रिपीटिशन ऑफ साइकिल होगा, उतना उस बिल्डिंग को बताओ खतरा ज्यादा या कम? अरे ज्यादा होगा भाई। जितनी बार साइकिल, जितना साइकिल नंबर ऑफ साइकिल, उतनी दिक्कत। या दूसरा सोचो, बताओ, पहला वाला दूसरा वाला कौन सा केस ज्यादा खतरनाक है? दूसरा वाला। अब देखो दूसरे वाले में क्या हुआ, क्या भूकंप की इंटेंसिटी बढ़ गई? भूकंप की इंटेंसिटी बढ़ गई, साथ में नंबर ऑफ साइकिल तुरंत जल्दी जल्दी मिलने लगे। नंबर ऑफ साइकिल मत, एक साइकिल मतलब टेंशन कंप्रेशन, टेंशन कंप्रेशन, बार जल्दी जल्दी साइकिल कंप्लीट हो रही है, जल्दी जल्दी ये आपके पास हुआ, साथ में इंटेंसिटी भी क्या हो रही सर, ज्यादा हो गई, बढ़ गई। अब तुम सोचो उस बिल्डिंग की क्या हालत होगी। आप सोचिए, क्या अब इसमें लोड का मैग्नीट्यूड, भूकंप का जो मैग्नीट्यूड है, वो टाइम के साथ, वो डिस्टेंस के साथ, वो लोकेशन के साथ क्या हो रहा होता है सर, परिवर्तित हो रहा होता है। भूकंप जब भी आता है तो सबसे पहले कहां प्रभाव डालता है? सबसे पहले उसका जो इफेक्ट देखने को मिलता है तो वाटर टेबल पर। सबसे पहले जैसे भूकंप डेवलप होगा, जहां डेवलप होगा, जिस लोकेशन में डेवलप होगा, वहां का जो वाटर टेबल होगा उसको तुरंत प्रभावित करेगा। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके पास है सुनामी। 2004 ना, भुज 2002, ये एग्जाम्पल है भूकंप के, जो एकदम लाइव एग्जाम्पल आपके सामने हैं, जहां भूकंप का खेल बड़ा देखने को मिला था। ऐसे कंडीशन में क्या देखने को मिला था कि जैसे भूकंप आया तो वाटर लेवल बढ़ा, वही समुद्र की लहरें क्या होना शुरू हुई, बहुत हाइट तक गई थी। इसमें एक्चुअल भूकंप का खेल होता क्या है, जैसे मान लो ये आपके पास ये कोई ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है, यहां पर कहीं क्या है, ये वाटर लेवल। ये मान लो आपके पास, ये आपके पास मान लो बिल्डिंग्स हैं, ये आपके पास क्या है, बिल्डिंग्स हैं। ये बिल्डिंग्स बनी हुई हैं ऐसे बहुत सारी। जैसे ही भूकंप आया, अब ये उठेगा, पानी का लेवल क्या होगा, उठेगा। अब ये पानी धीरे धीरे ऊपर की ओर, धीरे धीरे मतलब बहुत हाई रेट से, क्योंकि भूकंप क्या है सर, बहुत हाई मैग्नीट्यूड में आता है सर, बहुत कम समय में बहुत हाई मैग्नीट्यूड में ये ऊपर की ओर जाएगा। बीच में कौन है ये, अरे बताओ भाई, बीच में कौन है? अरे सॉइल ही तो है। यहां पानी है, यहां सॉइल है, ग्राउंड लेवल, बीच सॉइल ही तो होगा। अब जैसे पानी ऊपर की ओर बढ़ना शुरू करेगा, तो यहां का जो सॉइल है, क्या उसके वाइड्स में, उसके रंध्रों में पानी भरने लगेगा? और जैसे ही पानी भरने लगेगा तो यहां सॉइल की जो डेंसिटी है वो कमजोर होने लगेगी, सॉइल लूज होने लगेगा, सॉइल वीक होने लग, कमजोर होने लगेगा। और उसकी जो शियर स्ट्रेंथ है, लोड लेने की क्षमता है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। और ये पूरी बिल्डिंग है ना, ये वाइब्रेट होकर नीचे गिरती है, वाइब्रेट होकर के। वाइब्रेशन का जिम्मेदार कौन है, भूकंप है। तो जितना नंबर ऑफ साइकिल ज्यादा होगा, उतना ही उस मेंबर पर हाईली रेट से क्या आता है सर, वाइब्रेशन आता है। तो भूकंप इतना खतरनाक होता है, आप ये समझिए। जब इसी प्रक्रिया को, जब ये वाटर लेवल बढ़ने के कारण, शियर स्ट्रेंथ में कमी होने के कारण, सॉइल कमजोर होने के कारण, जो नीचे बिल्डिंग पूरी की पूरी धरातल में समा जाती है, इसी प्रोसेस को कहते हैं द्रवीकरण। कभी एक नाम सुना हो, लिक्विफेक्शन, द्रवीकरण, आपको बताया जाएगा। तो ये भूकंप का खेल है भाई। तो डायनेमिक लोड और स्टैटिक लोड
दोनों में अगर किसी को दिक्कत है तो बेस्ड ऑन वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आप पूछ सकते हैं। नोट्स देख लीजिए, थ्योरी पढ़ लीजिए, इसका थ्योरी पढ़िए। बेस्ड ऑन वेरिएशन विथ टाइम, किसी लोड को स्टैटिक तब कहा गया अगर मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन टाइम के साथ परिवर्तित ना हो तो उसे स्टैटिक कहते हैं। डायनेमिक किसे कहते हैं? जब मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या उनमें कोई भी चेंज हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? डायनेमिक लोड कहते हैं। भाई ये ध्यान रखना इस चीज को, ये मैंने स्टैटिक बता दिया और ये आपको डायनेमिक बता दिया। किसी मेंबर पर जब टेंशन और कंप्रेशन साथ साथ आता है तो उसको एक, उस स्ट्रेस को एक नाम बोला जाता है। हो सकता है आप लोग जानते हो, जब टेंशन और कंप्रेशन दोनों साथ साथ आते हैं तो उस स्ट्रेस को हम लोग कहते हैं रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस। ये क्या है कि जब टेंशन और कंप्रेशन, अगर ना लिखा हो तो लिख लेना नोट्स में, टेंशन और कंप्रेशन साथ साथ आए, साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ, जब टेंशन और कंप्रेशन किसी मेंबर पर साथ साथ आए तो उस स्ट्रेस को क्या कहा जाता है? रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस। इस चीज को ध्यान रखना, आगे फटीग में हम लोग पढ़ेंगे। किसी को ऐसा लग रहा हो कोई दिक्कत, बता देना भाई। देखो, तुम्हें सच्चाई बता दो तो मैं कोई डेमो वो नहीं दे रहा हूं, मैं सीधे सिलेबस कवर कर रहा हूं। कल भी अगर तुम जाके नोट्स देखोगे तो समझ में आ जाएगा। पहली क्लास में लगभग 7-8 पेज हम लोग पढ़े थे, अब आज भी लगभग 8-10 पेज पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मान के चलो कि पर डे 10 से 15 पेज हम लोग पढ़ेंगे। कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। हाँ, यूनिफॉर्मली क्या मानेंगे? कौन सा? डायनेमिक लोड। कोई स्ट्रक्चर में अगर ऐसे बना जैसे बीम है, अगर ये बीम कैसा है? बिल्कुल प्रिज्मेटिक है, एकदम यूनिफॉर्म है। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो क्या ये घूमने टहलने लगेगा? रेलवे ब्रिज में क्या? तो वो यूबीएल कहाँ हुआ? आप यूबीएल बोल रहे हैं ना, तो यूबीएल कहाँ हुआ? वो एक ट्रेन आ रही, बार बार आ रही है, जा रही है, तो यूबीएल कहाँ हुआ? यूबीएल जानते हो क्या होता है? क्या? ना, यूबीएल का मतलब होता है कि जब कोई लोड लगा है, कोई स्टैटिक लोड है, ये यूबीएल इसे बोलते हैं, ये लोड को, ये लोड यूबीएल है। एक ही स्पैन पर, स्पैन एक है, उसी स्पैन पर लोड का जो रेट है या तो वो बढ़ रहा हो या तो वो घट रहा हो। लेकिन ऐसा है कि ऐसा नहीं होगा कि बार बार टाइम के साथ नहीं बदलता। ये एक ही स्पैन है, उसको बना दिया है। उसको देखेंगे तो आपको यूबीएल वाली फीलिंग आएगी। कैसे? इस तरीके से। इसमें टाइम का कोई खेल नहीं भाई। ये लोड लग रहा है, इस लोड का एक सिरे में जीरो मैग्नीट्यूड है, एक सिरे पर मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है। अब इसका जो पूरा सेंटर कार्य करेगा वो कहां पर कार्य करेगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। इधर से आपको पता, अगर पूरी लंबाई एल है तो इधर से कितनी होगी? L/3 होगा, और इधर से कितना होगा? 2L/3। इसका टाइम के साथ कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो कम हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों में किसी को समस्या? किसी को ऐसा लग रहा है कि सर बिल्कुल बेस समझने में आप जो पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, वो बेस बिल्कुल क्लियर नहीं है? ऐसा नहीं कि मैं आपको 2 ही दिन पूछूंगा, मैं रोज पूछूंगा ये बात। जब मैं कोई टॉपिक पढ़ा दूंगा तो मैं आपसे रेगुलर पूछूंगा
कि मुझे बताओ कि जो हेडिंग मैंने पढ़ाया है क्या इसका मतलब आपको समझ में आया कि नहीं आया? स्टैटिक लोड बता दे। स्टैटिक लोड मैंने क्या कहा कि जिसमें लोड का मैग्नीट्यूड, लोड की डायरेक्शन और लोड का लोकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, इन ये तीनों या तीनों में से कोई भी चेंज ना हो, टाइम के साथ परिवर्तित ना हो। अब इन तीनों में से मैंने एग्जांपल क्या दिया आपको? सेल्फ वेट दिया। सेल्फ वेट ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये बिल्डिंग है, बताओ मुझे टाइम के साथ इसमें इन तीनों में क्या परिवर्तित हो रहा है? इसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है, कि इसकी दिशा बदल रही है, कि इसका आपका क्या बदल रहा है? लोकेशन बदल रहा है। इनमें से कुछ बदल रहा है क्या भाई? अभी यहां है ये, अभी इसका भार कहां लग रहा है? नीचे लग रहा है। क्या कुछ देर बाद इसका भार ऊपर लगने लगेगा? ऐसा नहीं होगा। इसका जो भार है अभी यहां पर है, क्या अब यहां से वो मजार चौराहे पे चला जाएगा? ऐसा भी नहीं होगा। तो टाइम के साथ जो तीनों चीज मैंने बताया, ना दिशा, ना मैग्नीट्यूड, ना ही इनका डायरेक्शन, जो भी आप बात कर रहे हैं, कुछ भी परिवर्तित नहीं होगा। तो ऐसे लोड को क्या कहा जाएगा? स्टैटिक लोड कहा जाएगा। तो बेस्ड ऑन वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हमारे पास होगा बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ टाइम। अगला हेडिंग डालिए। ये 4 हो गया। 4 के बाद अगला हम चलते हैं नंबर 5, बेस्ड ऑन टाइम ऑफ एप्लीकेशन। अब जो लोड लग रहा हो कितनी देर तक लग रहा है? पहला, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। दूसरा, सडनली अप्लाइड लोड। थर्ड वन इज इंपैक्ट लोड। आप तीनों को खुद सोच के बताइए। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, ठीक है। अब यहां खेल टाइम का हो रहा है, टाइम ऑफ एप्लीकेशन। टाइम ऑफ एप्लीकेशन का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? कि लोड कितनी देर तक लग रहा है। क्यों भाई? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब लोड कहां लग रहा है, टाइम ऑफ एप्लीकेशन मतलब लोड कितनी देर तक लग रहा है। जैसे हमारे पास एग्जांपल आपके पास आएगा, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, सडनली अप्लाइड लोड, इंपैक्ट लोड। इन तीनों में मुझे कोई अंतर बता सकता है? तीनों में बारी बारी से कोई अंतर बता सकता है? चलो अच्छा, एक बात बताओ। मैं कार चला रहा हूं या तुम कार चला रहे हो, और अचानक से कोई तुम्हारे सामने आ गया और तुमने गाड़ी पर ब्रेक लगा दिया। जैसे ही ब्रेक लगाओगे तो वहां एक फोर्स डेवलप होगा। कौन सा? कौन सा फोर्स डेवलप होगा? फ्रिक्शन फोर्स। गाड़ी क्यों रुकेगी भाई? फ्रिक्शन कारण रुकेगी ना। गाड़ी रुकने का कारण फ्रिक्शन ही तो होगा। भाई आपने ब्रेक लगाया तो गाड़ी कितनी जल्दी रुकेगी, वो डिपेंड करेगा कि आपके गाड़ी के टायर और जो रोड का सरफेस है उनके बीच का जो कांटेक्ट है, वहां कितनी ज्यादा इफिशियंसी मिल रही है। अगर इफिशियंसी कम मिलेगी, तो यानी टायर पर अगर ब्रेक मुझे कम मिला, ब्रेक इफिशियंसी कम मिली, तो ब्रेक लगाने के बाद टायर घसीटता हुआ ज्यादा जाएगा। उसे बोलते हैं स्किडिंग। अब आपने ब्रेक लगाया, ब्रेक नहीं मिला, गाड़ी आगे चली गई, वो अलग बात हो गई। ब्रेक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा अलग बात है, लेकिन जैसे तुम ब्रेक अप्लाई करोगे, क्या आपको फ्रिक्शन मिलेगा? यानी वहां पर फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा। अब मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन तुमसे पूछने का मतलब ये है कि बताओ वो कौन सा फोर्स है? जैसे ब्रेक अप्लाई किया, वो सडन है, वो इम्पैक्ट है, वो ग्रेजुअली है। देखो यार, ये बता रहा है लड़का, खड़ा हुआ है, हिम्मत दिखा रहा है, तो उसको बताने दो। बताओ। सडन होगा। तो क्या इसमें टाइम का क्या मतलब समझू मैं? क्या बहुत कम टाइम नहीं लगा? टाइम कम लगा, बहुत टाइम लगा? कोई अचानक से गाड़ी के सामने आपके आ गया
तो बहुत कम टाइम लगा ना। जैसे आपने ये बोला कि सडन में कम टाइम लगता है, इंपैक्ट में बहुत कम टाइम लगता है, आपने ही बोला। तो अब मैं इस गाड़ी को क्या बताऊं, कम टाइम बोलूं कि बहुत कम टाइम बोलूं? तो आपके डिफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ भाई? आपने यही तो बोला ना कि जहां बहुत कम टाइम। देखो मेरा उद्देश्य बिल्कुल ये नहीं है, मेरा उद्देश्य सिंपल सा ये है कि ये देखना कि आप क्लियरिटी कितनी है। आपने सडन में ये कहा कि टाइम कम लगेगा, इंपैक्ट में कहा बहुत कम टाइम लगेगा। मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया कि कार के सामने अचानक गाड़ी आ गई, अच्छा आप अचानक से ब्रेक लगा दिए, बहुत कम समय आपने ब्रेक अप्लाई कर दिया, टाइम ऑफ अप्लीकेशन बहुत कम समय में लोड लगा है आपका। अब मुझे बताओ आपके डिफिनेशन के अकॉर्डिंग तो ये तो इंपैक्ट हो गया। और कितना टाइम कर दूं मैं जिससे वो इंपैक्ट हो जाए? क्या इससे कोई कंक्लूजन निकल के आ रहा है? अरे बोलो भाई, कम टाइम बहुत कम टाइम, क्या इससे कोई निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि ये सडन लोड है, ये इंपैक्ट लोड है? एक्सीडेंट क्या करा रहे भाई यार, शुभ शुभ बोलो। हाँ ऐसा ना कराओ, मतलब एक्सीडेंट करा दे रहे हो सवेरे सवेरे। अब हमारा मन लगा रहेगा इस चीज पे, अब मैं कहीं आऊंगा जाऊंगा, पता चले मैं ब्रेक अचानक से अप्लाई करूं, एक्सीडेंट हो जाए यार। ये मनहूसियत वाली बात ना करो यार तुम। और कोई? इन दोनों में बेसिक सा डिफरेंस ये है कि टाइम बहुत कम, टाइम ठीक है, दोनों में टाइम बहुत कम लगता है, बस बेसिक सा डिफरेंस है हाइट ऑफ रेफरेंस। हाइट ऑफ रेफरेंस मतलब क्या आप जब गाड़ी चला रहे थे तो आपका जो पैर ब्रेक पे था, क्या आपने पैर को उठा करके ब्रेक पटका है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं किया सर। उसी पे हमारा पैर रखा था, हमने तुरंत क्या अप्लाई कर दिया, ब्रेक लगा दिया। तो आपका जो लोड था, माना आपका जो पैर था और जिस पे लोड लगा रहे थे, क्या उनके बीच में कोई हाइट का गैप था? अरे बोलो भाई, थोड़ा खुल के बोलो, ऐसे मरे मरे से लग रहे हो यार। कुछ खाए हुए नहीं हो क्या? वो तो कुछ नाश्ता पानी मंगवा दे तुम लोगों के लिए। हाँ? फिर ऐसे कल चले आओगे, फिर कहोगे मंगवा दो, तो रोज रोज का आदत बन जाएगा। अरे सुबह कुछ खा पी कर आया करो यार तुम लोग। कितने बजे तक रात तक जागते हो? 3 बजे तक? देखो अगर सवेरे वाली क्लास करनी है तो हर हालत में 11 बजे तक सो जाया करो, हर हालत में, एट एनी कंडीशन। अगर ये 2-3 बजे तक सो रहे हो तो फिर ऐसे ही बैठे रहोगे। कुछ लोग शक्ल देख के लगा मुंह नहीं धुले। सही बता रहा हूँ, 7:15 बजे उठे भागते चले आएंगे, रास्ते में कहीं ठेला मिल गया तो बस अंदर चाय ले लिए, बस भागते हुए पहुंच गए। थोड़ा टाइम से आओ, कुछ लोग बाद में आते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। कुछ लोग देखो ऑनलाइन वाले कितने बढ़िया हैं, क्या कह रहा है, बहुत कम टाइम में ही अपना इफेक्ट दिखा दे। क्या इफेक्ट में क्या दिखाएगा वो? ऐसे ऐसे डिफिनीशन आते हैं। असल में क्या है ना कि मैं इतना, आप कभी सोचिए कि मैं छोटे छोटे डिफिनीशन क्लैरिटी क्यों करता हूं? क्योंकि मैं लेता हूं इंटरव्यू, आप लोगों ने देखा भी होगा कि मैंने कुछ इंटरव्यू कर लिए, यूट्यूब पे पढ़े भी होंगे, बार का वगैरह का मैं इंटरव्यू लेता हूं, चाहे सिविल का हो चाहे मैकेनिकल का है। तो यहाँ पर बड़ी स्थिति खराब रहती है, लड़के लिख के आ जाते हैं सोम, कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, सोम है। मैं सोम में तोप दागता हूं सर, मतलब सोम मेरा बहुत अच्छा है, क्योंकि सोम बार ऐसा सब्जेक्ट है, अगर सोम आपका अच्छा है तो बार पे नौकरी मिल जाएगी इंटरव्यू में। इंटरव्यू बारे में कभी और बात करेंगे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें होती हैं। और अगर सोम, अगर आपने सब्जेक्ट डाला और सोम आपका अच्छा नहीं है, वहां गए पहले सब्जेक्ट सोम शुरू करेंगे वो, यही सब पूछते हैं जो आपको पूछ रहा हूँ, छोटे छोटे डिफिनीशन, शुरुआत ऐसे ही होती है। भाई आदमी पहले आपको बड़े लेवल थोड़ी ले जाएगा, पहले वो आपको ये देखेगा तुमको छोटी चीजें पता है कि नहीं। जब तुमको छोटी ही चीजें नहीं पता तो बड़ी पूछ होने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। तो मैं आपको बता रहा हूं, लगभग 35 बच्चों ने सोम का इंटरव्यू दिया था, आखिर में कम से 15 लोगों ने नाम बदल लिया, सब्जेक्ट बदल दिया अपना, कि हम सोम इंटरव्यू वहां नहीं देंगे। 15 से 20 बच्चों ने सब्जेक्ट बदल दिया भाई आखिरी में जाकर के, कि हम सोम का, वो देख लिए ना, वो हुक सलाह को डिफाइन नहीं कर पा रहे थे। तो इसीलिए छोटी छोटी बातें मैं आपको बहुत क्लियर बताऊंगा, एक एक शब्द का मतलब, वो ध्यान फोकस रखिएगा। तो यहां टाइम के मेन फंक्शन नहीं है,
दोनों में समय बहुत कम लगता है, लेकिन बेसिक सा डिफरेंस ये है हाइट ऑफ रेफरेंस। जैसे कभी आप लोगों ने एक कॉम्पैक्शन टेस्ट किया होगा, प्रॉक्टर, ड्राई डेंसिटी वर्सेस वाटर कंटेंट के बीच का एक ग्राफ आप लोगों ने देखा होगा। ये बेल शेप्ड कर्व होता है, बेल शेप्ड कर्व, और ये यहां पर क्या होता है, ये ओएमसी होता है और ये गामा डी मैक्स होता है। कभी सुना होगा? ठीक है, ये ग्राफ कैसे बनता है वो भी यहां का बात नहीं है। ये ग्राफ बनता है प्रॉक्टर टेस्ट से। तो इसमें क्या करते हैं कि एक आपके पास किसी एच हाइट का एक सिलेंड्रिकल बार लेंगे, किसी हाइट का, एच हाइट का एक सिलेंड्रिकल बार लेंगे और उसमें h/3 हाइट तक मिट्टी भरेंगे। उसमें क्या करते हैं, एक रैमर से, कोई स्पेशल रैमर होगा जिसका भार कुछ डिजाइंड होगा, उसे किसी हाइट से क्या करते हैं, बार बार गिराते हैं। कितनी बार गिराते हैं? अरे बोलो भाई, 25 बार गिराते एक उस पे। तो अब जरा देखना, ये लोडिंग मेंबर है जिसपे लोड लगा रहे हो, सॉइल का लेयर, और जो लोड है, जो हथौड़े का भार है, रैमर का भार है, वो क्या हो रहा है सर, किसी हाइट से गिर रहा है। वो अलग बात है कितना इंच है, अभी मैं किसी में इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूं, बताया मैंने आपको। आपके दो होते हैं, एक लाइट वेट कॉम्पैक्शन टेस्ट होता है, एक हैवी वेट होता है, कहीं 12 होता है, कहीं 18 होता है। तो अभी उसमें बिल्कुल मत जाइए। अभी सिर्फ ये है कि किसी स्टैंडर्ड हाइट से स्टैंडर्ड लोड को बार बार हम क्या करते हैं सर, गिराते हैं। एक तरह से कॉम्पैक्शन एनर्जी हम लोग वहां पर प्रोवाइड करते हैं, इसे कॉम्पैक्शन का प्रक्रिया होता है। तो मेरा सिर्फ इतना ही बताने का उद्देश्य था कि इंपैक्ट लोड का वो एग्जांपल है प्रॉक्टर टेस्ट। इंपैक्ट लोड का एग्जांपल कौन है? प्रॉक्टर टेस्ट है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा टफनेस टेस्ट, पढ़ा है? सीटी में आप लोगों ने किया होगा एग्रीगेट के लिए। एग्रीगेट के लिए किसी स्टैंडर्ड हाइट से किसी स्टैंडर्ड रैमर को बार बार आप क्या करते हो सर, गिराते हो। वो आपका टफनेस टेस्ट। तो आप लोगों ने यहां प्रॉक्टर टेस्ट किया, यहां टफनेस टेस्ट किया। और एक टेस्ट बताया तुमको, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, जिससे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, एसपीटी। सॉइल में भी पढ़ोगे आप लोग, सब पढ़ोगे। ये सब क्या है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? इंपैक्ट लोड के एग्जाम्पल हैं। सडन लोड का मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिया, कार वाला एग्जाम्पल। क्या आप कार पे अचानक से क्या कर रहे हैं, अप्लाइड ब्रेक, ब्रेक लगा रहे हैं, वो इसका एग्जाम्पल है। ग्रेजुअली अप्लाइड का एग्जाम्पल, जैसे यूटीएम टेस्ट। बोलो भाई, ग्रेजुअली, टाइम के साथ, धीरे धीरे टाइम के साथ लोड का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लोड का मान बढ़ता हुआ जा रहा है टाइम के साथ। जब मैं आपको बताऊंगा, परसों वाली क्लास से स्टार्ट करेंगे हम लोग यूटीएम, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, जिसपे हम लोग टेस्ट परफॉर्म करेंगे। ये यूटीएम टेस्ट है, वहां पर लगता है। आप लोगों ने सीमेंट में या आप लोगों ने कंक्रीट के लिए कंप्रेशन टेस्ट किया होगा, किया है कि नहीं? वहां पर आप लोगों ने जो नीडल वगैरह की सहायता से आप लोग सीटी सीमेंट वगैरह में करते हो, वो सब क्या है, टाइम के साथ धीरे धीरे लोड को आप क्या करते हो, अप्लाई करते हो। वो सब इसके एग्जाम्पल है, ग्रेजुअली लोड। और ग्रेजुअली को हम लोग एक नाम और भी बुलाते हैं, क्वासी लोड। किस नाम से बुलाते हैं? क्वासी लोड। तो ये आपके नाम है, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, सडनली अप्लाइड लोड, इंपैक्ट लोड। इंपैक्ट लोड और सडन अप्लाइड लोड में सिर्फ एक बेसिक अंतर है कि इन दोनों में से एक डिफरेंस है, हाइट ऑफ रेफरेंस। दोनों में ही समय बहुत कम लगता है, लेकिन यहां हाइट ऑफ रेफरेंस नहीं होता है और यहां हाइट ऑफ रेफरेंस होता है। ये जितने नाम मैंने बताए हैं, ये आप सब नाम जाके देखिएगा, सब टेस्ट देखिएगा। अगर कभी ना देखा हो तो देखिएगा यूट्यूब पे, चाहे प्रॉक्टर से पढ़ाया गया होगा आपको। एग्रीगेट का टफनेस टेस्ट और स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, ये तीनों ही आपके क्या हैं, इंपैक्ट टेस्ट के या आपके इंपैक्ट लोड के एग्जाम्पल हैं।
इनमें हमेशा आप देखेंगे लोड को किसी एक स्टैंडर्ड हाइट से बार बार क्या करते हैं, गिराते हैं। ठीक है, आगे चल के इनका एक डेरिवेशन आता है स्ट्रेसेस का। आगे जब चैप्टर नंबर 2 हमारा खत्म होगा तो हम वहां पर बोल सकते हैं स्ट्रेसेस का वैल्यू हम लोग वहां पर देखेंगे। स्ट्रेसेस ड्यू टू ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, स्ट्रेसेस ड्यू टू सडनली अप्लाइड लोड और स्ट्रेसेस ड्यू टू इंपैक्ट लोड। इनके लिए आपके पास में एक बड़ा सा डेरिवेशन आपको करके दिखाऊंगा क्लास में। ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट क्या करना है देख लीजिए एक बार नोट्स में। थोड़ा सा आदत मेरी भी कुछ टाइम तक नोट करने वाली रहेगी, करवाने वाली। उसमें पढ़ लीजिए, देखिए नोट में लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप। इंपैक्ट लोड हाइट पर डिपेंड करता है तथा सडन लोड हाइट पर डिपेंड नहीं करता है। अब तुम लोग ने बढ़िया नीचे कैंटीन वगैरह भी खुलवा दिया है, आराम से जाओ चाय वाय पियो। क्यों पैसा? अरे मेरा नाम बता देना, अब पैसा दे देना। क्यों? नाम बता के पैसा दे देना। कम से कम ऐसे 2-3 बार करोगे, एक आध बार पैसा नहीं रहेगा तो वो क्या कहेगा, क्रेडिट भी दे देगा तुमको। अरे हम वही हैं जो बार बार नाम बता के पैसा दे के जाते हैं, वही हैं। चलो बताओ, यहां तक कोई समस्या है किसी को तो बता सकते हैं भाई। अब इसी में एक और भी आता है नाम, लास्ट डी, शॉक लोड। ये सबका लोड का एप्लीकेशन अलकायदा वाले ज्यादा करते हैं। अलकायदा वाले किए, या कभी अमेरिका या रसिया को अंगड़ाई लेने का मन हुआ, जैसे हम भारत वाले क्या है, अंगड़ाई लेते हैं तो गाली गलौज कर लेते हैं, मन हुआ लोग गरिया दिए किसी को। तो अमेरिका वगैरह में जब कभी इलेक्शन होता है, उनका यहाँ तुम देखोगे जब भी कोई दोबारा राष्ट्रपति तभी बनता है जब कोई युद्ध करता है। जैसे तुम बुश को देखोगे, तुम ओबामा को देखोगे, ये लोग क्या करते हैं, ये दोबारा बनने के लिए एक है टेस्टिंग के पास, एक दो टेस्टिंग वाले देश है, जैसे अफगानिस्तान हुआ, इराक हुआ, इसमें क्या करते हैं ये बमबाजी कर लेते हैं। तो इतने कम समय में प्रभाव बहुत ज्यादा चेंज हो जाए उसे शॉक लोड कहते हैं। जैसे किसी बिल्डिंग पर, अब इस बिल्डिंग पे नहीं बताऊंगा, किसी बिल्डिंग पर आप बम मार दीजिए, वो तो भाई अगर आप किसी बिल्डिंग पे बम मार दीजिए तो उसमें जो पूरी तरह से बिल्डिंग तहस नहस हो जाएगी, उस टाइम कितनी देर लगेगा, तो बहुत कम टाइम में, यानी टाइम ऑफ एप्लीकेशन बहुत कम हो। क्यों भाई? टाइम ऑफ एप्लीकेशन बहुत कम हो और लोड का मैग्नीट्यूड क्या हो, बहुत ज्यादा हो, ऐसे लोड को क्या कहते हैं हम लोग, शॉक लोड कहते हैं। एग्जाम्पल में बॉम्बिंग, जो भी बॉम्ब वगैरह आप करते हैं वो एग्जाम्पल में शॉक लोड के एग्जाम्पल में आएगा। तो अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर टाइम पास कर रहे हैं, आगे जब हम लोग चलेंगे प्रॉपर्टी में तो आपको समझ में आएगा। जब मैं ये कहूंगा कि याद करो बात, जब मैंने आपको ये हेडिंग पढ़ाई थी इसमें ये लोड आया था, जो आप ये देख रहे हैं ना, ये सब आपको ऐसा लग रहा है कि मनोरंजन चल रहा है, ये सब आपको जब मैं फटीग पढ़ाऊंगा ये पूरा चीज फिर से वापस से रिपीट हो जाएगा पूरा। ये ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, ये डायनेमिक लोड, ये सारी चीजें एक साथ आपके अप्लाई होंगी। इस तरीके से कल से हम लोग लगातार लोड के बारे में पढ़ रहे हैं। कल लगभग हम लोगों ने आधे घंटे पढ़ा, आज 1 घंटे पढ़ा, तो इस तरीके से हमारा लोड का टॉपिक समाप्त हो गया। किसी को लोड के बारे में कुछ पूछना है एक बार देख लो, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कोचिंग पर क्यों बम मरवाए? इसीलिए तो मैंने कहा अपनी बिल्डिंग पे नहीं मरवा रहे हैं भाई, मैंने कहा अपनी बिल्डिंग पे नहीं मरवा रहे हैं भाई, यहाँ कोचिंग चलनी है। एग्जाम्पल समझ में आपको आ रहे हैं? एग्जाम्पल को समझते चलिएगा, एग्जाम्पल ही मेन खेल है। सिविल इंजीनियरिंग में अगर किसी सब्जेक्ट में एग्जाम्पल नहीं है या टीचर एग्जाम्पल नहीं दे रहा है तो बेकार है फिर वो सब्जेक्ट। सिविल इंजीनियरिंग इसीलिए सबसे अच्छी इंजीनियरिंग है भाई। भले ही इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले कहें सबसे अच्छी मेरी इंजीनियरिंग है, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग बेस्ट है। उसका रीजन क्या है कि आपको इसमें सारी चीजें दिखती हैं, सारा चीज आप करते हुए दिखता है सब कुछ।
ठीक है, पुल बना रहे हो, रोड बना रहे हो, नाला वाला में सीवर उवर डाल रहे हो, पाइप, सब कुछ तुम्हें पता है। चलो आगे बात करते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं? ऑनलाइन वाले ही बता दो भाई। ऑनलाइन वाले बस एक काम अच्छा करते हैं कि क्लास ले लेते हैं और लाइव नहीं आते बेचारे। ठीक है, ऑनलाइन में सबसे बड़ा ड्रॉबैक एक ही चीज का है कि क्लास, ये लोग, वैकेंसी भी इतनी ज्यादा है। अरे ठीक है, 6 साल बाद आई है तो क्या ही ज्यादा है, क्यों? 4,000 दिए 6 साल बाद, इससे अच्छा हर साल 1,000 दिए होते, क्यों? ज्यादा बढ़िया रहता। फिलहाल तुम लोगों का बढ़िया डिप्लोमा संग काम कर रहा है। अब देखो, हो सकता है एग्जाम टाइम पे हो जाए, क्योंकि इस बार जो यूनिटी मैंने देखी वो पहले तो नहीं देखी थी कभी। पहले तो तुम लोग पता ही होगा, एक बार तो मैं खुद गया तुम लोग डेट निकलवाने, 16-18 वालों को डेट निकलवाने खुद गया था एक बार। चलो आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट बात है अजम्पशन, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, अजम्पशंस। अब सोम में कुछ अजम्पशन हैं, हम लोग वो पढ़ेंगे भाई। पहला अजम्पशन है, पहला अजम्पशन है कि जो डिफॉर्मेशन है, लोड लगने के बाद जो डिफॉर्मेशन होगा, जो विरूपण होगा, डिफॉर्मेशन शुड बी, क्या लिखा है हेडिंग बताइए, स्टेटमेंट, डिफॉर्मेबल एंड कॉन्टिन्यूअस है, उसी को बोल सकते हैं डिफॉर्मेशन शुड बी कॉन्टिन्यूअस। बॉडी देखो डिफॉर्मेबल होनी चाहिए। आप ऐसे ही बॉडी में चेक कर सकते हैं जहां डिफॉर्मेशन। एक बात बताओ, क्या आप लोग कभी मैकेनिक्स में स्ट्रेन स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट पढ़े हो? मैकेनिक्स में, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कभी स्ट्रेन और स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट पढ़े हो? क्यों नहीं पढ़े हो? क्योंकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स रिजिड बॉडी के लिए अध्ययन किया जाता है, यानी वो सिर्फ लोड की बात करेगा, जो सरफेस लोड है उसकी बात करेगा। उस लोड के कारण होने वाले जो इफेक्ट है, जो प्रभाव है, प्रभाव क्या ही हो सकता है भाई। अगर मैं आपके हाथ को, अगर इस पे टॉर्क अप्लाई कर दूं, तो प्रभाव क्या है कि इनके लेयर्स में आपको क्या देखने को मिलेगा? डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। क्यों भाई? जो आपकी ये लेयर है, टॉप लेयर, आप देखेंगे पूरी तरह से क्या हो जाएगी? ऐंठ जाएगी। तो लोड लगना और लोड के कारण होने वाले डिफॉर्मेशन, दोनों का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर किया जाता है। तो बॉडी डिफॉर्मेबल होनी चाहिए। अगर डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, तब कैसे आप विरोध की बात करेंगे, कैसे इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स की बात करेंगे, और कैसे ही आप लोग स्ट्रेस की बात करेंगे? तो जब तक डिफॉर्मेशन नहीं, तब तक स्ट्रेन नहीं, और जब तक स्ट्रेन नहीं, तब तक स्ट्रेन का विरोध नहीं, और जब तक स्ट्रेन का विरोध नहीं, तब तक स्ट्रेस नहीं। इसलिए बॉडी कैसा होना चाहिए? डिफॉर्मेबल एंड कॉन्टिन्यूअस। अब कॉन्टिन्यूअस क्या, वो देख लो भाई। जैसे मान लो ये मेरे पास कोई बीम है, मैंने इस पे एक लोड लगा दिया। जैसे ही लोड लगा दिया, लोड लगाने के बाद ये कैसा दिखेगा आपको? ये ऐसा होना चाहिए, इस तरीके से। मतलब जो डिफॉर्मेशन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। सर कंटिन्यूअस ना हो तो तब ऐसे दिखेगा। मतलब कहीं आपको क्रैक नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल पूरी तरीके से क्या दिखना चाहिए आपको? एक पूरा इलास्टिक कर्वेचर के फॉर्म में दिखना चाहिए। कहीं पर ग्राफ या कर्व डिसकंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता हुआ माना जाएगा तो उसे हम क्या मानेंगे? फेल मानेंगे। उस बॉडी को क्या मानेंगे?
फेल मानेंगे, उस बॉडी को इलास्टिक लिमिट को पार करते हुए मानेंगे। और हमारी सारी स्टडी कहां तक होगी? इलास्टिक लिमिट में। इलास्टिक लिमिट दो पार्ट हैं, एक लीनियर, दूसरा नॉन लीनियर। कौन सा? लीनियर इलास्टिक लिमिट, जहां तक हुक्स लॉ वैलिड है। तो पहला अजम्पशन हमारे पास ये हुआ। दूसरा अजम्पशन बोलिए क्या लिखा है? सिर्फ कंसीडर करना है सरफेस फोर्स को। यहां पर देखिएगा ध्यान से, कंसीडर ओनली सरफेस फोर्स। ध्यान देना भाई, एक बात सोच के बताना, हम लोग सेल्फ वेट को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने आज तक कॉलेज में भी या कभी कोचिंग किया हो तो एक बात देखी होगी, इस तरीके से मास्टर साहब आते थे, ऐसे एक बीम बनाते थे, ऐसे ही बीम बना देते थे और कहते थे कि 10 किलो न्यूटन का लोड मान लो बीच में लग रहा है, ये सपोर्ट है। बीच में लोड अगर 10 किलो न्यूटन, सपोर्ट पे कितना जाएगा? अरे 5 जाएगा ना भाई, सीधी सी बात है। ये भी निकालना सिखाऊंगा जब आएगा आपका चैप्टर एसएफडी बीएमडी, तो आपको एक क्लास पर रिएक्शन फोर्स निकालने में ही जाता है, बिल्कुल बेसिक छोटी छोटी चीजें। अब यहां पर अगर मैं बात करूं 10 किलो न्यूटन, 5 और 5 ये है सर। उन्होंने ऐसे आए, वो डायग्राम, ये डायग्राम बनाए और ये 5 निकाला। आपने भी कहा हाँ सर बिल्कुल सही है। इक्विलिब्रियम का यूज किया और ये रिएक्शन फोर्स निकाल दिया। आपने भी कहा हाँ सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे मास्टर साहब, बात खत्म। लेकिन आपने कभी उनसे ये नहीं पूछा या उन्होंने ये नहीं बताया कि सर आपने इस बीम को लाइन क्यों बनाया है? क्यों? क्या बीम ऐसी होती है क्या? अरे बीम सर प्रॉपर डायमेंशन होता है, प्रॉपर क्रॉस सेक्शन होता है। बीम तो एक्चुअल में सर ऐसा होना चाहिए था। क्यों? प्रॉपर इसके पास मोटाई होगी, क्रॉस सेक्शन होगा, ये प्रॉपर इसके पास एक क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। सर आपने ऐसे क्यों नहीं बनाया? आपने बिल्कुल बीम को लाइन डायग्राम के रूप में क्यों रिप्रेजेंट किया? अगर पूछे होते तो वो बताते आपको ये बात कि हमने जो एक्शन हो रहा है सिर्फ उसी को रिएक्शन के रूप में एनालिसिस किया है। हमने इसका जो बॉडी वेट है, इसका जो खुद का भार है, सेल्फ वेट है, उसको क्या कर दिया है? नेग्लेक्ट कर दिया। एक्चुअल में क्या दिखना चाहिए था? अगर मान लो मैं इसको आर ए कह दूं, इसको आरबी कह दूं, तो क्या दिखना चाहिए था? आर ए प्लस आरबी बराबर 10 प्लस डब्लू। बोलो भाई, एक्चुअल में तो ये होना चाहिए था, 10 किलो न्यूटन का लोड और प्लस उसका भार, ये होना चाहिए था। और यही एक्चुअल में होता भी है। कॉलम पर क्या आएगा सर? ये 10 का आधा ये आएगा और W/2। तो आना यहां चाहिए था 5 प्लस W/2 और यहां आना चाहिए था 5 प्लस W/2। लेकिन पूरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के दौरान जब भी ऐसी कभी बात आएगी तो हम इसके सेल्फ वेट को क्या करते मिलेंगे? नेग्लेक्ट करते मिलेंगे। और बीम को क्या बनाते मिलेंगे? हमेशा एक लाइन डायग्राम के रूप में मिलेंगे। इसलिए W को हमने नेग्लेक्ट किया तो W/2 यहां 0 हो गया, W/2 यहां 0 हो गया, W यहां 0 हो गया। इक्वेशन हो गया RA प्लस RB बराबर 10। बात समझ रहे हैं? तो दूसरा अजम्पशन क्या था? सिर्फ सरफेसेस वाले फोर्स को कंसीडर करना है, सेल वेट को क्या करना है? नेग्लेक्ट करना है। इसलिए आज तक आप लोगों ने रिएक्शन बार बार निकाला होगा, लेकिन कभी भी उस बीम के सेल वेट को कंसीडर नहीं किया होगा। अगर किसी ने किया हो तो बताएं। अगर किसी ने सोम में कंसीडर किया हो तो बिल्कुल बता सकते हैं भाई। ठीक है, हम सिर्फ एक्सटर्नल लोड और उसके कारण होने वाले प्रभाव का ही स्टडी करेंगे। तो ये दो अजम्पशन
तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीसरा अजम्पशन चलते हैं। थर्ड अजम्पशन क्या कह रहा है? थर्ड अजम्पशन, अब तीसरा टर्म आ गया, बॉडी या मटेरियल शुड बी, अब आ गया आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक अजम्पशन, होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक, बताइएगा होमोजीनियस क्या है, आइसोट्रॉपिक क्या है, और इसके अंदर 4 केसेस बनेंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आप कुछ देर समय लेकर मुझे डिस्कस करिए, व्हाट इज द होमोजीनियस। होमोजीनियस को बहुत ध्यान से आपको समझना है, आइसोट्रॉपिक को। ठीक है, सबसे पहले हम होमोजीनियस की बात करते हैं। होमोजीनियस, इसको आप डिफिनीशन से कितना भी समझेंगे कोई मतलब नहीं है, आपको इसको डायग्राम से ही समझना होगा। हमारे पास ये मान लो कोई इर्रेगुलर शेप है, कोई बॉडी है, कोई भी बॉडी है, परफेक्ट शेप भी हो सकता है, इरेगुलर शेप भी हो सकता है। इसके किसी एक पॉइंट पर आप जाइए, या ऐसे बहुत सारे पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए, बहुत सारे पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए, n नंबर्स ऑफ 10, 20, 30, 50, 100, 200, 1000, जितने भी करने कर लीजिए। डिफरेंट पॉइंट्स पर सिंगल डायरेक्शन में, किसी एक दिशा में अगर मटेरियल की प्रॉपर्टी सेम हो, मटेरियल की इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम हो, इलास्टिक प्रॉपर्टी मतलब इलास्टिक लिमिट के अंदर मटेरियल की प्रॉपर्टीज अगर सेम हो तो उनको हम कहते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी। अब वो प्रॉपर्टी हम लोग आगे पढ़ेंगे, डक्टिलिटी, क्यों, ब्रिटलनेस, जितनी बहुत सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास एन नंबर्स। अब यहां पर आप अगर सोचिए, सोच के बताइएगा, एक दिशा में, कोई एक दिशा, ऐसा नहीं कि आप एक दिशा लीजिए, एक्स वाला ही लीजिए, वाई भी ले सकते हैं, वाई लेंगे सारे वाई लेंगे, जेड लेंगे सारे जेड लेंगे, जो भी आपकी दिशा आपको चाहिए। तो डिफरेंस सुनिएगा, किसी बॉडी के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स पर, अलग अलग बिंदुओं पर, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर मटेरियल की इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम है तो उस मटेरियल को क्या कहूंगा? होमोजेनियस। अगेन रिपीट, इसको बहुत ध्यान समझिएगा, अभी आगे जुड़ेंगे एक साथ में सब। किसी बॉडी के अंदर, किसी बॉडी के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स पर, अलग अलग बिंदुओं पर, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मटेरियल की इलास्टिक प्रॉपर्टी अगर सेम है तो उस मटेरियल को क्या कहा जाएगा? होमोजेनियस। बोलो, क्लियर हुआ बात? अब आइसोट्रॉपिक बनाते हैं। अब यार तुम लोग ऑनलाइन ही लिए हो ना, कैसे करते हो, इतना कमेंट कैसे कर लेते हो ऑनलाइन में? कैसे इतना बड़ा मतलब, अगर मैं कभी ऑनलाइन क्लास करूं, जैसे मैं कभी कभी मेरा मन हो जाता है हिस्ट्री पढ़ने का, मान लो, तो मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूं, कोई टीचर पढ़ा रहा है, तो मैं उसको 1.5 घंटे सुन लूंगा पूरा, एक सिंगल कमेंट नहीं करूंगा, ना गुड मॉर्निंग, ना नमस्ते, ना कुछ नहीं। 1.5 घंटे 2 घंटे जितने भी क्लास होगी मैं सिर्फ सुनता रहूंगा, कोई सिंगल कमेंट नहीं। आप लोग मैं देखता हूं इतने बड़े बड़े कमेंट लिख लेते हो यार, या तो कुछ और भी तरीका होगा बोल बोल के वाला। क्यों? आजकल सिस्टम चलता है, लोग बोल करके भी मैसेज उसे भेज देते हैं। इतना मतलब चीजें तुम्हें आराम समझा रहा हूं और तुम खुद लिख रहे हो, बाद में कहो हमारा कमेंट पढ़ते नहीं हो। इतना बड़ा बड़ा कमेंट नहीं पढ़ा जाता यार। मैं तुमसे एक ही चीज पूछूंगा, समझ में आया कि नहीं? तुम कहोगे नहीं तो पूछूंगा क्यों नहीं, क्या कहाँ दिक्कत है,
अब तुम लिखते रहो, उसके बाद कितना बड़ा बड़ा चीज है, अपना एनर्जी वेस्ट करते रहो। चलो, इतना हो गया सर, समझ में आ गया। आइसोट्रॉपिक का डिफरेंस सुनिएगा। किसी मटेरियल के अंदर, क्या किसी बॉडी के अंदर किसी एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर, किसी एक पॉइंट पर, पॉइंट एक है, एक पॉइंट पर डिफरेंट डायरेक्शंस में, अलग अलग दिशाओं में अगर मटेरियल की इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम है तो उस मटेरियल को, उस बॉडी को क्या कहा जाएगा? आइसोट्रॉपिक। ई मतलब इलास्टिक प्रॉपर्टी, इलास्टिक लिमिट के अंदर किसी एक बिंदु पर, एक बिंदु के सारे पॉसिबल डायरेक्शन में अगर मटेरियल की इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम है तो उस मटेरियल को या बॉडी को क्या कहेंगे? आइसोट्रॉपिक कहेंगे। बोलो, दिस इज अ होमोजीनियस, दिस इज अ आइसोट्रॉपिक। अगर मुझे होमोजीनियस की बात करनी होगी तो बताओ, मैं एक पॉइंट से काम करूंगा, ढेर सारे पॉइंट, ढेर सारे पॉइंट के एक दिशा में। और जब आइसोट्रॉपिक की बात करूंगा तो एक ही बिंदु पर ढेर सारे डायरेक्शन की बात करूंगा। जैसे बाद में डाउट आते हैं, आप लोगों भी ये डाउट भरा रहता है, अजीब अजीब डाउट रहता है, सर अगर कोई मटेरियल होमोजीनियस है तो क्या वो आइसोट्रॉपिक होगा? बहुत तरह तरह के डाउट हैं। अब पता नहीं कहां पढ़ लिया, अगर होमोजीनियस है तो आइसोट्रॉपिक होगा ही होगा। तो ये सारी भ्रांतियां आज दूर हो जाएंगी आपकी, क्लियर, अगर आपने ये दो डिफिनेशन समझ लिया तो। बोलो, यहां से आप देख लीजिए, अगर मैं ऐसा कह दूं किसी एक बिंदु पर क्या सारे डायरेक्शन में मटेरियल की इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम दिख रही है? अरे इसको देख के बोलो भाई। नहीं, एक दिशा में सर गड़बड़ा गया, मुझे सारी दिशा में चाहिए था। दिस इज नोन एज नॉन आइसोट्रॉपिक। इसे क्या कहेंगे? नॉन आइसोट्रॉपिक कहेंगे। नॉन आइसोट्रॉपिक एक नाम और बुलाते हैं, एन आइसोट्रॉपिक। इसी आइसोट्रॉपिक की पहले ए एन लगा लो, एन आइसोट्रॉपिक, एन आइसोट्रॉपिक, नॉन आइसोट्रॉपिक। एक ही बिंदु पर सभी दिशाओं में आपको क्या करना है? देखना है, अगर मटेरियल प्रॉपर्टी सेम है तो आइसोट्रॉपिक, नहीं तो नॉन आइसोट्रॉपिक। बोलो, क्लियर हुआ? इन दोनों बातों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहां से आपने डिफाइन कर लिया। चलो आगे देखते हैं। अब इसमें 4 केस बनते हैं। पहला केस मैं कहूंगा आप बनाइए होमोजीनियस, रैंडमली बनाइए, कोई भी बनाइए, होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। एक ही बॉडी के अंदर मुझे दोनों प्रॉपर्टी देखनी है, होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक दोनों प्रॉपर्टी देखनी है। देखो अभी आराम से खेल होगा, देखते चलना भाई। ये आपके पास मैंने बॉडी बना दिया, ये सब ई है। बताओ ये आइसोट्रॉपिक है? बोलो भाई, ये है आइसोट्रॉपिक। क्या ये होमोजीनियस है? क्या ये होमोजीनियस है? मुझे नहीं है, कह नहीं सकते। होमोजीनियस के लिए एक पॉइंट नहीं चाहिए, कम से कम एक पॉइंट और चाहिए। होमोजीनियस के लिए मल्टीपल पॉइंट्स चाहिए।
मल्टीपल पॉइंट चाहिए आपको, बहुसंख्यक बिंदु चाहिए। ऐसे काम यहां बनने वाला नहीं है। तो अगर आपसे कोई ये कहे कि ये होमोजीनियस है तो कैसा कह नहीं सकते। आइसोट्रॉपिक ये पक्का कह सकते हैं सर, लेकिन ये होमोजीनियस है ये कह नहीं सकते। सर मुझे एक बिंदु और चाहिए। चलो अच्छा, आ जाओ, एक बिंदु और ले लो। बताओ, क्या आइसोट्रॉपिक है? अरे बोलो भाई, आइसोट्रॉपिक है? बिल्कुल आइसोट्रॉपिक है। आइसोट्रॉपिक तो एक ही बिंदु से पता चले, कोई एक बिंदु देख लो। आपको दो बिंदुओं के बीच में कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा ये बताओ, अब इस डायग्राम को देख के बताओ, ये आइसोट्रॉपिक है? सर आइसोट्रॉपिक तो अभी भी है। मुझे इस बिंदु से इस बिंदु से मतलब नहीं आइसोट्रॉपिक का। आइसोट्रॉपिक मुझे कोई एक बिंदु देखना है, उसके चारों तरफ देखना है। बताओ ये होमोजीनियस है? कह नहीं सकते, अभी भी नहीं कह पाओगे? अरे कब कहोगे? अरे दो बिंदु हो गए ना। अब दो बिंदुओं में तुम्हें क्या देखना है? एक डायरेक्शन, कोई एक डायरेक्शन देखना है। जरा ये दोनों डायरेक्शन देखो तो। कह रहा कह नहीं सकते। अरे कब तक नहीं कहोगे कि? देखो जरा, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या दोनों प्रॉपर्टी सेम है? अरे सेम है। यस सर। अरे नो सर भाई, ये ई है, ये क्या है? E1 है। दोनों अलग अलग नाम, मतलब अलग अलग प्रॉपर्टी। आइसोट्रॉपिक तो है, लेकिन ये होमोजीनियस, ये किसका एग्जाम्पल हो गया? नॉन होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक एग्जाम्पल हो गया। ये किसका एग्जाम्पल हो गया? नॉन होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक का। अगर मुझे होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक बनाना है, क्या ये, क्या मैं इसको होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक बोल सकता हूं? कोई एक दिशा देख लो सर, ये वाला दिशा देख लेते हैं, ये वाला। क्या अभी भी सेम है? अभी भी सेम है सर। तो होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक एग्जाम्पल ये है। ठीक है। दूसरा, नॉन होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक। अब आप खुद बनाओ, रफ ओपन करो, खुद बनाओ। नॉन होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। तीसरा बनाओ, होमोजीनियस नॉन आइसोट्रॉपिक। थर्ड वन बनाओ, तीसरा, होमोजीनियस नॉन आइसोट्रॉपिक। सी बनाओगे, होमोजीनियस। ऑनलाइन वालों का देख नहीं सकता, लेकिन ऑनलाइन ऑफलाइन वालों को देख ही सकता हूं। नॉन आइसोट्रॉपिक। और चौथा केस है नॉन होमोजीनियस नॉन आइसोट्रॉपिक। अच्छा, इन चारों में से हुक ने किसको लिया था? पहला वाला, होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। ये चारों का बनाइए, 1 मिनट का समय है, ऑनलाइन ऑफलाइन सब बनाइए भाई। अगर समझ में आ गया होगा तो आ जाना चाहिए भाई। दो ही बिंदु दिखाइएगा बस। आइसोट्रॉपिक के लिए एक ही बिंदु से काम हो जाएगा, लेकिन होमोजीनियस के लिए कम से कम 2 पॉइंट आपको लेना पड़ेगा। मुझे बगल खोले ही हो तो क्या देख रहे हो तुम? नकल नहीं कर रहे? नॉन होमोजीनियस एंड आइसो, ये तो ठीक है। तीसरा, होमोजीनियस एंड, तो बनाओ, हमका क्या बता रहे हो? हमको ना बताओ, तुम बनाओ। हम तो
दोनों बनाओ। तीसरा क्या था? होमोजीनियस एंड, चौथा क्या है? नॉन होमोजीनियस, नॉन आइसोट्रॉपिक। सिर्फ बताने का उद्देश्य इतना है कि जो होमोजीनियस हो वो जरूरी नहीं कि आइसोट्रॉपिक ही हो। ये कौन बताएगा? तीसरा केस। जो होमोजीनियस है वो नॉन आइसोट्रॉपिक भी हो सकता है। चारों। आप जरूरी नहीं कि 10 डायरेक्शन दिखाएं, आप दिखा सकते हैं। चलो मैं बनाता हूं। अब सबकी भी चेक करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। हम्म। कोई डिफरेंस नहीं है। देखो कहीं कुछ आगे पीछे किया होगा, नहीं किया होगा तो तुम्हारी तरह स्टूडेंट होगा वो भी कुछ उल्टा सीधा किया होगा। ठीक है मैं बनाता हूँ, 1 मिनट। अगला हमारे पास क्या है? नॉन होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। मतलब ये तो कंफर्म है कि आइसोट्रॉपिक होना चाहिए। अगर मैं एक डायग्राम लेता हूं, एक डायग्राम में अगर कोई एक बिंदु सेलेक्ट करता हूं, एक पॉइंट लेता हूं और इसके चारों तरफ, आप चार भी बना सकते हैं, सब बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये ई है, क्या ये आइसोट्रॉपिक है? अरे बोलो भाई, क्या ये होमोजीनियस है? अभी बोलना थोड़ा सा मुश्किल है सर, दूसरा पॉइंट बनाए तब डिसाइड होगा। दूसरा पॉइंट बनाते हैं। अगर सबको मैंने E1 कह दिया, क्या ये आइसोट्रॉपिक है? बिल्कुल आइसोट्रॉपिक है। नॉन आइसोट्रॉपिक है? नॉन क्यों है भाई? एक बिंदु पर चारों तरफ प्रॉपर्टी सेम है तो आइसोट्रॉपिक। एक बिंदु पर चारों तरफ प्रॉपर्टी सेम है तो आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक पे सिर्फ एक ही बिंदु चेक करना है। अब मुझे किसको चेक करना है? होमोजीनियस को। होमोजीनियस पे किसको चेक करना है? दो बिंदुओं को चेक करना है, एक बिंदु ये, दूसरा बिंदु ये। देखो ध्यान से, दो बिंदुओं पर एक ही दिशा को, ये दिशा चेक करो, क्या प्रॉपर्टी अलग अलग है? मतलब ये नॉन होमोजीनियस है। बोलो। तो जो होमोजीनियस है वो आइसोट्रॉपिक भी हो सकता है, जो आइसोट्रॉपिक है वो नॉन होमोजीनियस भी हो सकता है। अब तीसरा केस क्या है हमारे पास? जो होमोजीनियस है वो नॉन आइसोट्रॉपिक हो सकता है। तो ये बिल्कुल मत एकदम स्ट्रिक्ट हो जाना, रिजिड हो जाना कि सर कोई अगर मटेरियल होमोजेनियस है तो आइसोट्रॉपिक होगा ही, ऐसा आवश्यक नहीं है। आइए देखते हैं हम इस बात को देखते हैं कैसे बनाते हैं। देखो ध्यान से, किसको बनाना है? नॉन आइसोट्रॉपिक की बात कंफर्म है, मतलब पहले नॉन आइसोट्रॉपिक बनाओ। E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8। क्यों? क्या ये नॉन आइसोट्रॉपिक है? एक ही बिंदु के सारे पॉसिबल डायरेक्शन को देख लो, अलग अलग, एक भी अलग मिल जाएगा तो नॉन आइसोट्रॉपिक हो जाएगा। अब होमोजीनियस को मिलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक बिंदु और बनाना पड़ेगा। एक बिंदु और बनाओ। सर मुझे होमोजीनियस बनाना है, तो मैं क्या कहूंगा? इस डायरेक्शन में E1 ही बनाओ भाई, इस डायरेक्शन में E2 ही बनाओ, और यहां पर E3 बनाओ, यहां पर E4 बनाओ, यहां पर E5, यहां पर E6, यहां पर E7 और यहां पर, क्या ये नॉन आइसोट्रॉपिक है?
अरे नॉन आइसोट्रॉपिक अभी भी तो है इस भाई, अगर यहां नॉन आइसोट्रॉपिक प्रूफ तो यहां भी चेक करो एक बार। तो नॉन आइसोट्रॉपिक तो है, लेकिन जरा होमोजीनियस चेक करो, कोई भी दिशा ले लो, कोई पर्टिकुलर दिशा। जैसे मान लो कोई कहेगा सर मैं ये लेना चाहता हूं, तो सर दूसरा कहेगा नहीं सर मैं दूसरा दिशा लेना चाहता हूं, मैं ये वाली दिशा लूंगा। क्या सेम है? तो ये क्या है? होमोजीनियस है। तो जो होमोजीनियस है वो हमेशा आइसोट्रॉपिक हो, ऐसा कहना गलत है। ये सब क्वेश्चन स्टेटमेंट के रूप में बनते हैं। जब एमएसक्यू बनेगा तो स्टेटमेंट के रूप में बनेगा। मे बी, मे नॉट बी, इस तरह क्वेश्चन आपके सामने बहुत सारे आएंगे। चौथा चलते हैं, लास्ट डी, नॉन होमोजीनियस नॉन आइसोट्रॉपिक। मतलब मुझे क्या चाहिए? नॉन होमोजीनियस चाहिए। पहले पहले नॉन आइसोट्रॉपिक देखो। ये सब को अलग अलग ले लो। क्या ये आइसोट्रॉपिक है? अरे बिल्कुल नहीं है सर। ठीक है, ये नॉन आइसोट्रॉपिक दिख रहा है, यहां भी चेक कर लो। अब दूसरा पॉइंट बनाने का मतलब मुझे चेक क्या करना है? होमोजीनिटी चेक करनी है। तो मैं फिर से यहां पर E1 डैश, E2 डैश, E3 डैश, अब मैं डैश लगाता जाऊंगा। डैश मतलब अलग वैल्यू। बोलिए। तो क्या अब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखो, कोई दिशा आपकी जो इच्छा करे, एक ही बिंदु, अलग अलग बिंदुओं पर कोई एक दिशा देख लो, क्या आपको मान अलग अलग मिल रहे हैं? मतलब ये नॉन होमोजीनियस है। बोलो। तो अब ये भ्रांति दिमाग में लाना बिल्कुल बंद कर देना कि जो होमोजीनियस है वो आइसोट्रॉपिक ही होगा। ठीक है, ये चार केस हैं आपके सामने भाई। पहले पढ़े थे इसको कभी? नहीं? आज समझ में आया कि नहीं? इसको जा करके घर पे जरूर पढ़ा करो। अगर ऐसा कुछ दिमाग में चल रहा है कि बस यहां अगर समझ में आ गया तो ये सब सोम है ये भाई, ये तुरंत पलटाएगा आपको अगर आपने गैप किया तो। दो बार आपको एटलीस्ट रिवीजन करना है। एक बार जब आप यहां से जाएंगे शाम को, और एक बार सुबह अगर कोशिश करो कि आने से पहले हो जाए, इसे थोड़ा जल्दी उठो, या तो यहां आकर के जब बैठते हो 5-10 मिनट, तो दोस्तों का हाल चाल है अच्छा क्या है, जो प्रीवियस क्लास पढ़ाया गया उसको एक बार क्या कर लो, देख लो। देखो मेरा सब्जेक्ट, मेरी थोड़ी एक आदत है, मैं जोड़ के पढ़ाता हूँ। जोड़ के मतलब जैसे आपने जो पढ़ा, जब अगला क्लास पढ़ोगे तो पीछे वाली चीजें मिलती जाएंगी। तो अगर आप सिंपल स्टेज 10 में जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें प्रॉपर्टी मिलेंगी। आप जैसे जैसे आगे चैप्टर में जाते जाओगे, अभी आप तो कल मैंने जो सिलेबस लिखाया था उसमें मैंने आपको 4 चैप्टर बताए थे। अगर वो 4 चैप्टर आपने पढ़ लिया तो पूरे सिविल सोम को मैं तुरंत पूरा कनेक्ट कर दूंगा। पूरा सिंपल स्टेज 10 पढ़ते ही प्रिंसिपल स्टेज का बहुत सारा खेल हो जाता है, सिलेंडर का बहुत सारा केस हो जाता है। ठीक है, इसीलिए बहुत चीजों को ध्यान रखिएगा, चीजें बहुत तेज जुड़ेंगी, इसीलिए सारा मेहनत हमारा उन 4 चैप्टर पे है। इसलिए क्लास आप गैप मत करिएगा। बताइए यहां तक किसी को इस थर्ड अजम्पशन में किसी को समस्या है? बताइएगा। हुक्स ने ये लिया था, हुक्स का ये कहना है कि मटेरियल शुड बी होमोजेनियस एंड आइसोट्रॉपिक। तो ये होमोजेनियस और आइसोट्रॉपिक का एग्जांपल था, ये आपने देख लिया। तो पहला डिफॉर्मेशन शुड बी कॉन्टिन्यूअस, सिर्फ सरफेस लोड को लिया जाएगा। मटेरियल होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक होना चाहिए। ये 3 बातें हो गई यहां से। अब यहां से एक नया शब्द आएगा, नोट्स में आप देखेंगे, एन आइसोट्रॉपिक, या और एक टर्म आएगा ऑर्थोट्रॉपिक। ये 2 चीज आएंगे। तो नॉन आइसोट्रॉपिक को ही एन आइसोट्रॉपिक कहते हैं। तो अगर मुझे एन आइसोट्रॉपिक को डिफाइन करना हो तो मैं क्या बोलूंगा? किसी बॉडी के अंदर किसी एक बिंदु के सारे पॉसिबल डायरेक्शन में मटेरियल की जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है वो अगर सेम ना हो
तो ऐसे मटेरियल, ऐसे बॉडी को क्या कहा जाएगा? नॉन आइसोट्रॉपिक कहा जाएगा। बोलो, तुमको समझ में आ रहा है जी? तुमको गुलाबी शर्ट समझ में आ रहा है? ये समझ नहीं आया पूरा क्या? एन आइसोट्रॉपिक समझ नहीं आया, और नॉन आइसोट्रॉपिक? नॉन आइसोट्रॉपिक समझ में आ गया, एन आइसोट्रॉपिक समझ नहीं आ रहा? अरे मेरे भाई, दोनों एक ही तो हैं। मैंने क्या कहा? नॉन आइसोट्रॉपिक को ही एन आइसोट्रॉपिक कहते हैं, दोनों एक ही नाम है। जो नॉन आइसोट्रॉपिक की डिफिनीशन है वही एन आइसोट्रॉपिक की डिफिनीशन है। अगर कभी हिंदी पढ़े हो, हिंदी में किसी चीज का विलोम बनाते थे, तो विलोम बनाने कई तरीके होते हैं। अब आइसोट्रॉपिक के पहले अगर उसको नॉन बनाना है, मतलब उसको उल्टा बनाना है, तो नॉन लगा दिया या तो एन लगा दिया, दोनों का मतलब एक ही है। अब एक नया टर्म आएगा, आर्थोट्रॉपिक। व्हाट इज द आर्थोट्रॉपिक? कोई बताए मुझे क्लास में। आर्थोट्रॉपिक क्या है? आर्थोट्रॉपिक एग्जाम्पल बहुत क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। व्हाट इज द आर्थोट्रॉपिक? बताइए। प्रॉपर्टी सेम होती है? नहीं होती है। बैठो बताते हैं, क्लियर करते हैं। भयंकर रट के आए हो ना, थोड़ा सा क्लियर करते हैं। जो नॉन आइसोट्रॉपिक है, नॉन आइसोट्रॉपिक तुमने क्या डिफिनेशन बोला? कि किसी बॉडी के अंदर एक ही बिंदु के चारों या जितने पॉसिबल डायरेक्शन है पर मटेरियल की इलास्टिक प्रॉपर्टी अलग अलग हो। अब मैं क्या कहता हूं? किसी बॉडी के अंदर एक ही बिंदु के तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये समझते हो? म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो आपस में लंबवत, एक्स वाई जेड। क्या एक्स वाई और जेड ये आपस में लंबवत हैं? इन तीन दिशाओं में मटेरियल की प्रॉपर्टी अलग अलग हो। मतलब अगर मैं ये बोलूं कि आर्थोट्रॉपिक इज अ स्टैंडर्ड केस ऑफ नॉन आइसोट्रॉपिक। आर्थोट्रॉपिक इसका एग्जाम्पल है, नॉन आइसोट्रॉपिक का ही स्टैंडर्ड केस है। बस ये क्या कह रहा है, ये सिर्फ इतना सा बोल रहा है कि जो ये आपके बहुत सारे डायरेक्शन हैं, जैसे नॉन आइसोट्रॉपिक में क्या होता है, ये सब अलग अलग है मान लो। तो कह रहा सिर्फ तीन दिशा ले लो, बहुत सारे मत लो, तीन ले लो। इवन ले लो, मतलब ऐसे इधर ले लो, इधर ले लो, और एक जेड में ले लो, एक्स वाई और जेड। सिर्फ तीन दिशाओं में मटेरियल की प्रॉपर्टी अगर आपको अलग अलग देखने को मिलती, इसी को हम क्या कहते हैं? आर्थोट्रॉपिक। तो वहां सारे दिशाओं में था नॉन आइसोट्रॉपिक में अलग अलग, यहां पर उनमें तीन। एग्जाम्पल, वुड, लकड़ी। कभी टिम्बर पढ़े हो? बीएम में कभी टिम्बर पढ़े होगे? टिम्बर में तीन दिशाएं होती हैं। अगर टिम्बर कभी तुम कट करके देखो, लकड़ी का टुकड़ा कट करके देखो, एक तो उसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, वो सिलेंडर फॉर्म में होता है ना। अभी आप लकड़ी को कट करके देखिए तो वो एक बेलनाकार में होता है, सिलेंडर फॉर्म में होता है, ठीक है। अब उसमें क्या होगा? एक लेंथ होगा, एक सरकमफेरेंस होगा, परिधि, और एक उसमें दिशा कैसी होगी? रेडियल, सेंटर की ओर। अगर आप कभी किसी लकड़ी को बनाए तो एक तो लेंथ हो गया, एक दिशा लंबाई वाली, एक दिशा उसके सरकमफेरेंस पे, और एक दिशा उसके सेंटर से रेडियस की तरफ। क्यों भाई? तीन दिशाएं होती हैं लकड़ी में। पहला दिशा लॉन्गिट्यूडनल,
दूसरा दिशा सरकमफेरेंशियल, और तीसरी दिशा रेडियल। आप लोगों ने कभी लकड़ी का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पढ़ा हो, टेंसाइल स्ट्रेंथ पढ़ा हो टिम्बर का, तो उसमें जब भी मास्टर साहब पढ़ाते हैं दो बात बोलते हैं। एक होता है अलोंग द ग्रेन, अलोंग द ग्रेन मतलब लॉन्गिट्यूडनल। लकड़ी की जो मजबूती है, सामर्थ्य है, स्ट्रेंथ है, वो लैटरल डायरेक्शन मजबूत होती है कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में? लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लकड़ी की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है उसके लैटरल यानी सरकमफेरेंशियल डायरेक्शन की तुलना में। ज्यादा मजबूत है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। बताओ ज्यादा अच्छी प्रॉपर्टी किधर है? अरे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। अगर तीनों ही दिशाओं में स्ट्रेंथ अलग अलग है, मतलब तीनों ही दिशाओं में मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होगी सर? अलग अलग होगी। इसी को हम क्या कहते हैं? आर्थोट्रॉपिक कहते हैं। इस बार जब फिर से बीएम पढ़ाया जाएगा, गुरुजी तुम्हें टिम्बर पढ़ाएंगे, तो फिर से इस बात को ध्यान रखना। तुम्हारे पास नोट्स भी होगा, देखना उसमें जाकर के। अलोंग द लेंथ स्ट्रेंथ अलग होती है, सरकमफेरेंशियल डायरेक्शन में स्ट्रेंथ अलग होती है, और रेडियल डायरेक्शन में अलग होती है। और तीनों दिशा में अगर स्ट्रेंथ अलग अलग है, सामर्थ्य अलग अलग है, इसका तीनों दिशा में मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है? अलग अलग है। उसी एग्जाम्पल को हम लोग क्या कहते हैं? आर्थोट्रॉपिक कहते हैं। बोलो। तो इस तरीके से हमने यहां से देख लिया, ठीक है? थक तो नहीं गए भाई? थक गए? कौन है थकेला क्लास में? हाँ? इतने थक जाओगे तो कैसे काम चलेगा? ये हो गया, ये समझ में आया भाई? तो ये आपका कौन सा जंक्शन नंबर था? 3 हो गया, 3 पूरा कंप्लीट कर दिया। ये आर्थोट्रॉपिक वगैरह पूछा जाता है एग्जाम में। आर्थोट्रॉपिक एग्जाम्पल का एक और पढ़ लेते हैं आज के लिए। नंबर 4 अजम्पशन। अजम्पशन नंबर 4, मटेरियल शुड बी या मेंबर शुड बी प्रिज्मेटिक। हम लोग जनरली किस पे बात करेंगे? प्रिज्मेटिक के लिए बात करेंगे। प्रिज्मेटिक जानते हो क्या होता है? व्हाट इज अ प्रिज्मेटिक बार या प्रिज्मेटिक मेंबर या प्रिज्मेटिक बॉडी किसे कहते हैं? बताइए। सफेद शर्ट। थ्रू आउट लेंथ, बैठ जाइए। थ्रू आउट लेंथ अगर मटेरियल का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम हो, थ्रू आउट लेंथ, अगर थ्रू आउट लेंथ आप जाइए, जो मटेरियल है उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया मिलेगा वो सेम मिले। आप कहीं भी सेक्शन कट कर लो, कहीं पर भी, तो आप क्या देखोगे? मान लो कुछ इस तरीके से, क्यों भाई? यही बनेगा। अगर इसका एरिया, यही एरिया ये भी है, यही एरिया ये है, यही एरिया ये भी है, तो आप कहीं से भी कट करके निकालोगे तो आपको जो इसका सेक्शन देखने को मिलेगा, क्या वो रेक्टेंगल देखने को मिलेगा? अरे बोलो भाई। एक रेक्टेंगुलर एरिया मिले। कल थोड़ा सा यार नाश्ता पानी करके आया करो भाई तुम लोग। मतलब तुम्हारे साथ मैं भी आ रहा हूं। अब मैं यहां आया हूं, अब सोचो मैं लगातार 1:30 बजे तक पढ़ाऊंगा, ठीक है? ऐसे 20-10-10 मिनट का ब्रेक लेकर 1:30 बजे तक कंटिन्यू पढ़ाऊंगा, और ऐसे ही बिल्कुल मुझे पढ़ाना है। तुम्हारी आवाज दब सकती है लेकिन मेरी आवाज दब जाएगी तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा, ठीक है? अब तुम लोग पता नहीं कैसे हो। थोड़ा सा यार देखो, थोड़ा सा सेल्फ मोटिवेट करो अपने आप को, थोड़ा सा एनर्जेटिक बनाओ, खाने पीने पर ध्यान रखो, थोड़ा जल्दी उठ जाओ 15 मिनट पहले। हाँ, सवेरे फुल्की वगैरह भी नहीं मिलता है। हाँ, ठीक है? इन लोगों का नाश्ता नहीं हो पाता है। हाँ, चाउमीन मान लो, दो मैगी मैगी 2 मिनट बन जाता है। पता है तुम लोग कैसे खा लेते हो ये सब चीजें? तो ये प्रिज्मेटिक थ्रू आउट लेंथ, आप कहीं पर भी क्रॉस सेक्शन कट करिए,
इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है और ये इसका लॉन्गिट्यूडनल व्यू है, एल सेक्शन है ये, और ये इसका क्रॉस सेक्शन है। तो ये प्रिज्मेटिक है। अगर मैं तुमसे कहूं अच्छा सर प्रिज्मेटिक ये तो नॉन प्रिज्मेटिक क्या है, ये दे आ जाओ। सर्कुलर टैपर्ड बार। अगर कभी आपने कॉलेज में वर्कशॉप में मशीन शॉप किया हो तो लेथ मशीन, उसमें आपको दे दिया था इसे आपको पतला करना होता है। यूनिफॉर्मली टैपर्ड बार। अब कहीं भी आप एरिया कट करो, कहीं भी सेक्शन कट करो, क्या इस बार आपको समान डाया का सर्किल दिखेगा? नहीं दिखेगा। हर सेक्शन पर सर्किल का जो डायमेंशन होगा वो अलग अलग मिलेगा। इसका यहां से बात क्लियर है कि नॉन प्रिज्मेटिक है। सर्कुलर टैपर्ड बार, रेक्टेंगुलर टैपर्ड बार, स्टेप्ड बार, बहुत सारे आएंगे, बहुत हम डेरिवेशन भी करेंगे आगे चल के। तो ये आपको किसका एग्जांपल हो गया? तो हमको जनरली हमारा जो एनालिसिस किया जाता है, आप लोगों ने मोस्ट ऑफ द केसेस में बीम या क्रॉस सेक्शन जो भी देखा होगा वो प्रिज्मेटिक ही देखा होगा। जैसे बीम है, देखो इस बीम को तुम महसूस करो, देखो खुद थ्रू आउट लेंथ आपको ऐसा लग रहा है क्या कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग है? एक जैसा है। ये प्रिज्मेटिक है। मैं ऐसा नहीं कि मैं नॉन प्रिज्मेटिक केस नहीं कराऊंगा, नॉन प्रिज्मेटिक की बात नहीं करूंगा, उसका भी करूंगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस 95% केस में, 99% केस में हम किस पर काम करते हैं? प्रिज्मेटिक पे भी काम करेंगे। और थोड़ा मैं आपको नॉन प्रिज्मेटिक का भी केस बीच बीच में दिखाता रहूंगा कैसे उस पर काम होता है। ये 4 अजम्पशन है। 2 अजम्पशन और बचे हुए हैं जो कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। एक है आपका कि किस प्रकार के स्ट्रेस को कंसीडर किया जाता है, ट्रू स्ट्रेस क्या है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या है, इनके बीच में कल अंतर देखेंगे। और एक आता है टर्म सुपर पोजिशन थ्योरम, वो टर्म का सिर्फ नाम समझेंगे। कल ये कंप्लीट हो जाएगा और कल ही हम लोग शुरू कर देंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। कल आधे घंटे का टॉपिक अजम्पशन है, कल से हम लोग एंट्री कर जाएंगे प्रॉपर्टीज में। तो ये इंट्रोडक्शन चल रहा था भाई, ठीक है। किसी कुछ कहना है, कोई बात ऐसी हो जो आपको लगता है बोल देनी चाहिए, वो बता सकते हैं। नॉन प्रिज्मेटिक एग्जांपल देखो बच्चा दे रहा है, आइसक्रीम कोन दे रहा है, ठीक है। देखो कितना टैलेंटेड बच्चा है। ज्यादा मत खाना, नहीं स्नोफीलिया हो जाएगा, बीमार उमार हो जाओगे मेरी तरह। चलो बताओ, लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम, मैनेजमेंट की कोई प्रॉब्लम, ठीक है। फीस छोड़ के कोई भी प्रॉब्लम बता सकते हैं आप, ठीक है। देखो फीस के लिए जो है मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन की, सर फीस ज्यादा है, ये फलाना ढमकाना। आप जरा सोच के देखो, हम लोग जब प्रैक्टिस बैच पढ़ाते हैं तो 4000 फीस लेते हैं ऑफलाइन में, लेकिन कभी तुम प्रैक्टिस बैच करके देखो, कभी तुम करके वहां आ जाना, देख लेना। वहां जब तुम प्रैक्टिस बैच करोगे, जैसे तुमको मैं बना बना दिखा रहा हूं, बताओ क्या ये एक्सियल फोर्स है कि नहीं, वहां से बात नहीं होती है। ये एक्सियल फोर्स है, तुमसे ये नहीं पूछूंगा है या नहीं है, क्यों नहीं है। 1 मिनट के अंदर एक्सियल फोर्स, 30 सेकंड के अंदर ट्रांसवर्स फोर्स, वहां पर अलग खेल चलता है। वहां पर इसे भी आपके पढ़ रहे हैं ना, जितना टॉपिक आज पढ़ा है पूरा, ये मुश्किल से 45 मिनट खत्म हो जाता जो आप 4 घंटे में पढ़े। तो आपको इस बैच का नाम जो रखा गया है वो आधार बैच रखा गया है, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे पढ़ाई से मुलाकात, सरस्वती से मुलाकात काफी टाइम बाद हो रही है। तो उनके लिए जो मुझे मेहनत है वो क्या करनी पड़ेगी, बहुत लंबी करनी पड़ेगी, और ऐसे सब लोग करनी पड़ेगी। आप खुद जरा बताओ, कल से लेके आज तक जितनी चीजें मैंने बताई सारी बेस थी, लेकिन आपको कितनी क्लैरिटी कल से लेके आज तक हुई है? आप खुद जानते हैं कि कितनी चीजें आपको नहीं मिली, छोटी चीजों में कितनी नहीं मिली है। जबकि मैंने आपसे क्या कहा, कन्वेंशनल अप्रोच लेके पढ़ाऊंगा, वहां पर पेन नहीं चलता है मेरा। प्रैक्टिस बैच में, प्रैक्टिस बैच में पेन नहीं उठता है, नोट सबके हाथ में होता है, ऐसे मैं नोट्स पढ़ता जाता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वगैरह हुआ तो भले लिख दियो, बाकी पेन उठता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए।
जैसे यहां पर प्रॉपरली एक एक टर्म का एक एक शब्द का क्लियर मतलब बता रहा हूं, वहां ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर किसी को नहीं पता तो वहां के कर लेना, देख लेना एक बार। तो इस बैच का नाम आधार बैच है। इसमें आपको पूरा फाउंडेशन पढ़ाया जाएगा, जो रेगुलर बैच पढ़ाया जाता है। इसकी फीस 16,000 है। पूरा फाउंडेशन पढ़ाया जाएगा। आप लोगों ने अगर रेगुलर बैच किया होगा तो आपको हो सकता है वर्कबुक भी ना मिला रहा हो, 500,000 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस ना कराई गई हो। जब आपने कभी रेगुलर बैच किया होगा तब, फाउंडेशन बैच किया होगा तब। इस बार वो सारी थ्योरी पढ़ाई जाएगी। जो लिखने का समय है आपका, जो लिखने का समय है, जो आपको लिखने में लगभग 25-30% टाइम आप कंज्यूम कर ले लिखने में, नोट करने में, वो समय किस पे दे दिया जाएगा? आपका वर्कबुक पे दे दिया जाएगा। तो टाइम आप ये मान के चलिए साल भर तो लगना ही लगना है। और अगर थोड़ा कम करते हैं 10 महीने तक, तो जो क्लास का शेड्यूल है, जो भी 4 घंटे चल रही है, ये 6 से 7 घंटे जाएगी। तो आपको अगर ऐसा कुछ लग रहा है कि हम लोग उसमें कुछ टैपरिंग करने वाले हैं, तो कुछ टैपरिंग करने वाले नहीं है। वो पूरा क्या करेगा, शुरू से लेकर अंत तक एकदम यूनिफॉर्म रेट से ही आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे आप ये देख रहे हैं सब्जेक्ट, वैसे बिल्कुल चलेगा। ठीक है। तो 8,000 रुपया आपको फीस रखी गई ऑफलाइन और 4,000 रखी गई ऑनलाइन। ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, प्रॉपरली आप आराम से पढ़िए। देखो, ऑफलाइन ऑनलाइन का आप अंतर जानते हैं। आपने जैसे कुछ लोग क्या सोचते हैं, जो मान इलाहाबाद में नहीं है, उनके लिए तो मैंडेटरी है कि ऑनलाइन लेंगे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप प्रयागराज में होते हुए भी 4,000 रुपये बचाने के लिए आप चले गए, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिए, तो आपको पता है क्या होने वाला है? ऑनलाइन एक बर्डन है। ऑनलाइन हमेशा मजबूरी रहा है और आगे भी रहेगा। ऑफलाइन तो बेस्ट था, इसमें कोई डाउट नहीं है। रीजन उसका सिंपल सा ये है, अगर आपको 7 से 8 घंटे रोज ऑनलाइन क्लास मिले, तो कै दिन कर पाओगे? एक बार सोच के देखना। अगर एक दिन भी लाइव क्लास डिस्टर्ब हुई उसकी, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? एक्यूमुलेट हो जाएगा। आज का कल, कल का परसों, और एक्सेलेंट आपको समय नहीं देगा कि आज से कल, कल से परसों वाला आप कवर कर लें। कवर वर करने का समय नहीं मिलने वाला है आपको। जब से मैं स्पेशली मैं अपनी बात बता रहा हूं, जब से मैं आया हूं, ये शायद मेरा 5वां बैच होगा जिसमें मैंने ओपनिंग किया है। अभी मैं जुलाई से यहां जुड़ा हूं और ये मेरा 5वां बैच हुआ है जिसमें मैं ओपनिंग किया हूं। वैसे तो मैं फॉलो करता हूं MS धोनी को, 5वें 6वें नंबर पर खेलना मुझे ज्यादा पसंद है, लेकिन मैं क्या है, मुझे ओपनिंग करनी पड़ती है हर बैच में। तो ओपनिंग में करके आपको ये बात बता रहा हूं कि देखो भाई, ये सीधी सीधी चीजें हैं। और जो मैं कह रहा हूं, कथनी और करनी में अगर कुछ फर्क मिल जाए तो मैं यहीं रहूंगा, ऑफिस में आके मिल लेना। बिल्कुल जीरो से पढ़ाया जाएगा और एकदम आखिरी तक पढ़ाया जाएगा। मैंने कहा ESC को बिना टच किए काम नहीं चलेगा। अब यूपी ट्रिपल एससी वो यूपी ट्रिपल एससी नहीं रहा, समझ रहे हो? अब गुड्डू भैया वो गुड्डू भैया नहीं रहे जो लिबिर लिबिर किया करते थे। सीधा वन लाइनर क्वेश्चन उठा करके आंसर टिक हो जाता था। गुप्ता एंड गुप्ता रट के तो आंसर लगा देते थे। अब वो सिस्टम बंद हो चुका है, सब लोग अपडेट हो चुके हैं, पेपर पैटर्न अपडेट हो चुका है। अब कोई आयोग ये नहीं चाहता है कि उसकी बेइज्जती हो कि यार कि थर्ड क्वालिटी का पेपर बनाया था। हर आदमी आज मॉडरेट से ऊपर जा रहा है, और मॉडरेट से ऊपर जाने का मतलब ESC टच होना ही होना है। ESC क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन लेवल अगर ESC का जा रहा है तो आपको वो लेवल पढ़ना पड़ेगा। तो आज दूसरी क्लास थी, बिल्कुल बेसिक क्लास थी। कल से धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अभी जो कुछ 2 दिन मैंने बताया, इनका यूज आगे मिलेगा अच्छे लेवल पर। ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा ऐसे वैसे का ना सोचो। मुझे जितने लोग बैठे हो यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली लगता है कि शायद उनका यूपी ट्रिपल एससी आखिरी होगा। क्यों? जवाबदेही के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक जवाबदेही नहीं होती है, हम लोग एक जवाबदेही तय करते हैं जिंदगी में अपनी। आपसे लोग पूछते हैं बार बार, भाई क्या कर रहे हो? घर वाले, रिश्तेदार सब पूछते हैं आपसे। तो यूपी ट्रिपल एससी अगर आपका आखिरी नहीं है तो आखिरी बना लो कि हमारा लास्ट होना चाहिए। अब आपको मैंने बता दूं कि स्टेट में, अपने स्टेट की नौकरी से अच्छी कोई नौकरी हो नहीं सकती है। तुम RRB नौकरी पा जाओ, अच्छा है, लेकिन अगर दूसरे जोन में पाए तो बिल्कुल बर्बाद हो जाओगे। खाने पीने, रहन सहन, सब कुछ
अपने यहाँ रहोगे वही होगा कि तुम कहीं बाहर कितनी बड़ी नौकरी कर लो, तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा। भौकाल अपने ही यहाँ है, उत्तर प्रदेश बिहार वाले भौकाल भी चलते हैं भाई। ठीक है, खाने वाने को ना रहे वो अलग बात है, हमारे घर के अंदर क्या वो अलग बात है, बाहर फॉर्च्यूनर रहनी चाहिए, चाहे जमीन बेच के ही रहे लेकिन रहनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश वो भी 1000 सीटें पीडब्ल्यूडी की, आप समझ रहे हैं 1000 सीटें, मतलब 2018 में सबसे हाईएस्ट वैकेंसी आपकी आई थी, उसमें टोटल वैकेंसी 900 समथिंग थी सिविल की। आपकी 1000 सीटें ऑलरेडी किसकी हैं, पीडब्ल्यूडी की हैं, राजा साहब। पीडब्ल्यूडी मतलब राजा साहब, और सब वैसे ही हैं। और विभाग का एई और पीडब्ल्यूडी का जेई, आप समझ लीजिए पीडब्ल्यूडी का अलग ही लेवल है भाई। हाँ, क्या हुआ, डिपार्टमेंट में अंदर ना, तो तुम बाहर से काहे परेशान हो। अरे पहले अंदर तो जाओ। सिस्टम में सुनो, सिस्टम में जो है अंदर जा करके जो अंदर कर सकते हो, बाहर से कुछ नहीं कर सकते हो तुम, समझ रहे हो, जो कुछ तुम कर सकते हो सिस्टम में अंदर जा कर सकते हो। मैंने, अब तुम समझ रहे हो, मैं ऑनलाइन क्लास हूं, मैं लाइव हूं, मैं ये बोल थोड़ी सकता हूं अंदर क्या है। अंदर जो है वो सब जानते हो, इसलिए तो पीडब्ल्यूडी क्या मैंने बोला कि और विभाग के एई और पीडब्ल्यूडी का काहे बोल दिया, सैलरी पे थोड़ी बोलता भाई। अब लाइव में हूँ, ऑनलाइन हूँ, एक्सीलेंट वालों क्या पता शाम को मेरी क्लास को यूट्यूब पे डाल दें, जैसे कल डाल दिया, कल लाइव नहीं किए पूरा यूट्यूब, शाम को यूट्यूब पे डाल दिए क्लास, आज भी डाल देंगे तो हम ऐसे फंस जाएंगे। और जान रहे हो कि क्या चल रहा है यूपी में आजकल। सो नंबर 5, कल मैं स्ट्रेस की बात करूंगा, सुपरपोजिशन थ्योरम की बात करूंगा, और कल ही एंट्री हम लोग कर जाएंगे प्रॉपर्टीज में। 2-3 क्लास प्रॉपर्टी की लगेगी, धीरे धीरे हम लोग आराम से खत्म करते जाएंगे। ठीक है, अपन को चाहिए क्या, फुल इज्जत। ठीक है, मिलेगा मिलेगा, पीडब्ल्यूडी पाओगे तभी इज्जत फुल मिलेगी भाई। चलो ठीक है, जैसा भी लगे आप लोग आराम से आ सकते हैं, ऑफिस में बात कर सकते हैं। ठीक है, एक चैप्टर के पीडीएफ मैंने आपको भेज दिया है, एटलीस्ट आप क्लास देखते रहिए, बाकी अपना नोट्स वगैरह लेते रहिएगा। ठीक है, सेशन यही समाप्त कर रहे हैं, धन्यवाद।